गुड इवनिंग दोस्तों। हाँ भाई, आवाज बंद करो और सुनो अच्छी तरीके से बात। क्या होता है, आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रकाश वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था क्या? और मैंने आपको डिटेल से सब कुछ बता दिया था। और आज के क्लास के अंदर केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट होता है। और उस केमिस्ट्री वाले पार्ट में एक छोटा सा चैप्टर है और जिसके बारे में आपने खूब सुना भी होगा। और उस चैप्टर का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और क्या? हेडिंग डालो सभी लोग। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, और इसी को बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इसी के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, तो दोस्त मेरे, क्या होता है क्या नहीं होता, पहले मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं। ये एक पहला टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्त मेरे, और कोई एक बड़ा चैप्टर भी नहीं है। कायदे से एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा पार्ट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कहने का मतलब सवा घंटे या 1.5 घंटे का, 1 घंटे का टॉपिक है। इसके बारे में आपसे बात करता हूं। लेकिन आपकी एग्जाम का सिलेबस फिक्स है, और ये फिक्स है कि यहां से भी यही चैप्टर एलडीसी में भी है और आपके एग्जाम में भी है। 100% है कि एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो बहुत बार क्या गलती होती है वो सुन लो अच्छी तरीके से। हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को रट के जाते हैं और वहीं से कुछ काम की बातें वो निकल जाती है दिमाग में से। कहने का मतलब उदाहरण सबको पता रहते हैं, लेकिन बातों को कुछ ढंग से सुनना और समझना जरूरी होता है। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। तो 2 तरह का परिवर्तन होता है, एक भौतिक और एक क्या, रासायनिक। क्या होता है क्या नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताता हूं क्या मतलब है इनका। मैंने कहा एक जो परिवर्तन है इसका नाम है भौतिक परिवर्तन। अरे कैसा है? भौतिक। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। और एक की बात करूं तो एक होता है जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। कैसा बोलते हैं? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं आपको समझाता हूं। इधर सुन लो भाई साहब। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन सुनना मेरी बात, कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन का गुण है या नहीं। अब बहुत बार लड़का यही काम करता है, सीधा भौतिक परिवर्तन के उसके एग्जाम्पल रटता है, रासायनिक परिवर्तन के उसके एग्जाम्पल रटता है। लेकिन उसने पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया भाई साहब कि बताओ ये इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन का गुण है या नहीं। अब क्या होता है क्या नहीं होता पहले स्पष्ट रूप से समझो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, उनको भी समझाता हूं उनका मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन, अगर इस भौतिक परिवर्तन की बात करूं तो इसके बारे में एक बात तो याद रखना कि ये वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, अरे कौन से गुणों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है भौतिक गुण। अब वो भौतिक गुण क्या है वो सुनो आप। भौतिक गुण का मतलब है इसमें पदार्थ का अवस्था में चेंज हो सकता है, स्टेज में हो सकता है। मतलब ठोस से द्रव, द्रव से, अरे कोई प्रोडक्ट है ठोस से किस में चेंज हो जाए, द्रव से किस में, ऐसा हो सकता है। साथ में सुनो उसका आयतन चेंज हो सकता है। अरे क्या हो सकता है? आयतन। मतलब उस पदार्थ का आयतन ज्यादा हो सकता है, क्या हो सकता है, कम। अगर मैं बात करूं घनत्व में चेंज हो सकता है, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। अरे क्या बोलते हैं? ज्यादा हो सकती है और क्या हो सकती है, कम। गंध में परिवर्तन हो सकता है, ऑर्डर के अंदर परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन होता है। और ऐसे भौतिक गुण जो मैंने लिखे हैं कुछ में, इनमें परिवर्तन हो, समझ लेना वो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। अरे क्या मैंने कहा? भौतिक गुणों का मतलब क्या होता है, जैसे अवस्था है, ठोस से द्रव में चला जाए, द्रव से गैस में चला जाए, अवस्था चेंज हो जाए, आयतन चेंज हो जाए, कम ज्यादा आयतन हो जाए, घनत्व चेंज हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, या गंध चेंज हो जाए उसका, या रंग चेंज हो जाए, वो जितने भी परिवर्तन होंगे ना वो सब परिवर्तन क्या होंगे, भौतिक।
लेकिन यहीं से पहला क्वेश्चन है एग्जाम में। और याद रखना भाई साहब, बड़ा भयंकर रूप से गलती कर जाता है कभी कभी लड़का इस बात में कि इन भौतिक गुणों में एक शब्द और आता है दोस्त मेरे, सुनना अच्छी तरीके से। और वो शब्द कौन सा आता है इन भौतिक गुणों में? और उस शब्द का नाम है द्रव्यमान। अरे क्या नाम है? द्रव्यमान। इसको बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। किसी भी चीज का द्रव्यमान एक भौतिक गुण ही है। अरे कैसा गुण है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या मुझे बताइए कि भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान में चेंज होता है क्या? नहीं होता है। देखो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुनना। मैंने फिर बोला नॉर्मली एग्जाम्पल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं उसको गलती कराने के लिए बहुत चीजें। वो पूछ लेगा कि भौतिक परिवर्तन में इनमें से किस में चेंज नहीं हो सकता? आयतन, घनत्व, रंग और द्रव्यमान। कभी भी द्रव्यमान में चेंज होता, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक बात बोली गई है दोस्त मेरे, और एक नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी अभिक्रिया में कभी भी द्रव्यमान में कभी भी चेंज होता नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो कभी निर्माण किया जा सकता है, ना ही क्या होता है? विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है। और इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब भौतिक परिवर्तन होता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर, तो सब चीजों में परिवर्तन हो सकता है भौतिक गुणों में, लेकिन द्रव्यमान में कभी भी चेंज होता नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये ध्यान देखो, अभी मैं जितना समझाऊंगा उतना समझोगे अभी आप, ठीक है ना? चू करनी है ना चा करनी, पानी, बर्फ, जल, बास सब चेंज कर दूंगा, ठीक है? पहले सुन लो, मैं तुम बस वही नहीं चेंज करने तुमको, मैं सब करवा दूंगा चेंज किस में क्या हो रहा है। पहले मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना है आपको। और यही लोग गलती करते हैं। क्या है कि तुम्हारी अभी जो आदत है रटने वाली वो नहीं जाएगी। तुम जो चाहते हो वो बाद में बात कर, पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझोगे आप अच्छी तरीके से। पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया यहां से कि भौतिक गुणों में चेंज होता है, लेकिन एक भौतिक गुण द्रव्यमान में उसमें चेंज होता नहीं है। यह कौन सा परिवर्तन है? इस परिवर्तन में पदार्थ के क्या होता है दोस्त मेरे? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अरे कौन से गुणों में? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। अभी इस भौतिक परिवर्तन में देखो, जैसे एक भौतिक परिवर्तन के बारे में बताऊं, जैसे बर्फ था ये चेंज हो गया जल में। अरे किस में हो गया? ये भौतिक गुणों में चेंज हुआ है। इसके में कैसे हुआ है? भौतिक गुणों में अवस्था चेंज हो गई इसकी। ये ठोस से किस में चला गया? अरे चला गया क्या? लेकिन क्या रासायनिक गुणों में चेंज हुआ क्या? कैसे पता? मैं बताता हूं आपको। बर्फ का फॉर्मूला होता है H2O, और जल का पूछे तो, और वाष्प का भी। तो कोई नया प्रोडक्ट है क्या? पहले भी H2O था, अभी भी क्या है? अवस्था चेंज हुई है, लेकिन रासायनिक गुण चेंज हुए हैं क्या? इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ ही बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे लोहे पर जंग लगना है तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? फेरिक। कैसे बनता है, क्या बनता है, वो बाद में बताऊंगा। तो मेरी बात आप समझ में, मोटा मोटा समझ में आ गया क्या? मतलब यहां कोई नया पदार्थ बनेगा। अरे सही बात है क्या? जैसे कार्बन है, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो CO2 बन गया। अरे नई चीज बनी क्या? लकड़ी आपने जलाई तो लकड़ी के अंदर कार्बन था, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CO2 बन गया। यहां तो पहले भी H2O था, अभी भी क्या है? H2O। तो ये परिवर्तन होता है भौतिक, और ये क्या होता है? रासायनिक। चलो एक और बात सुनो, इधर हट जाओ। ये सब बाद में बात करूंगा, मैं अभी थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं, वो बात समझो आप इस बात को। तो मुझे एक बात बताओ अभी, तो क्या रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंज होता है कि नहीं होता है? देखो अब मेरी बात ना लगता बड़ा सीधा टॉपिक है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा दिमाग एक बार में हिल गया, क्योंकि हमने अभी सुना तो है हमारे टॉपिक। मेरी बात को सुनो। अरे दोस्त मेरे, अगर रासायनिक परिवर्तन है तो पदार्थ के भौतिक गुणों में भी चेंज हो सकता है। हाँ, इसमें फिक्स है कि भौतिक गुणों में चेंज होगा, लेकिन रासायनिक गुणों में चेंज। लेकिन यहां अवस्था भी बदल सकती है। अगर नया पदार्थ बने उसका रंग भी बदल सकता है, उसका गंध भी बदल जाएगा, लेकिन यहां केवल भौतिक गुणों में होता है। और यहां रासायनिक गुणों में तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ में उसके भौतिक गुणों में चेंज भी हो सकता है। चलो एक और बात सुनो। एक कंडीशन तो ये है, अगली और कंडीशन सुनो। इस परिवर्तन के बारे में इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं, जब भौतिक गुणों में मैंने कहा अवस्था आयतन बदल गए थे, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ था क्या? नहीं। पहले भी बर्फ का H2O फॉर्मूला था, बाद में भी H2O था। इसका मतलब इस परिवर्तन में मैं ये कह सकता हूं नया पदार्थ नहीं बनता है। अरे नया पदार्थ अरे बनता है क्या? अवस्था चेंज हो जाएगी, आयतन चेंज हो जाएगा, लेकिन बर्फ और जल दोनों का फॉर्मूला H2O था। कभी नया पदार्थ बनता है क्या? नहीं। लेकिन अगर इसके रासायनिक गुणों में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर नया पदार्थ।
न्यू सबस्टेंस बनता है या न्यू मैटर बनता है, ध्यान रख लेना, ये हमेशा याद रख लेना। अभी मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अरे बनी क्या बनी नहीं, नई चीज ही बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ऐसे के अंदर, और पहला कंडीशन जब आपके पास एग्जांपल आएंगे ना, तो आपका पहला काम यही है कि सबसे पहले यही देखो, हम उल्टा काम करते हैं, पहले ये देखते हैं ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वहीं गड़बड़ कर देते हैं। पहला तो हमको यही देख रहा है कि कोई नया पदार्थ बन भी रहा है या नहीं बन, तब सोचना चालू करेंगे। ठीक है, अगली बात सुनो, इसमें नया पदार्थ अरे नहीं बनता है क्या? इसलिए जब नया पदार्थ नहीं बनता तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन है, नॉन स्टेबल है। अरे है क्या? क्या मतलब है नॉन स्टेबल का? मतलब देखो, ये बर्फ है, अभी मैंने बोला जल में बदल गया, अरे बदल गया क्या? जल दोबारा चेंज हो सकती है क्या? क्या स्थायी है क्या? स्थायी तो तब होता है जब जल बन जाता हो, जल दोबारा बर्फ में परिवर्तित, इसलिए ये अस्थायी परिवर्तन है। अरे कैसा है? स्वाभाविक है, ये अस्थायी परिवर्तन है, इसमें तो नया पदार्थ बना है, तो ये स्टेबल होता है, स्थायी परिवर्तन है भाई साहब। कैसा परिवर्तन है? स्थायी। बात समझ में आ गई क्या? रटना नहीं है, आज के टॉपिक आज पढ़ोगे और आज ही याद हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है, जरूरत ही नहीं है घर पे तो ले जाना ही नहीं है लोड दिमाग में, घर जाके तो 10 मिनट पढ़ना है कि जो आज पढ़ाया था उसमें देख लेता हूं कि इसमें कोई चीज याद, सब कुछ यही याद रहेगा। वो चीज है, हर चीज में जबरदस्ती मत लगाओ। ये क्या देखो, हम उल्टा करते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स क्यों समझ में नहीं आती, हम भयंकर रूप से रटते हैं, और वो रटने का खेल ही नहीं है। बायोलॉजी में दोनों काम है, आपको चीजें समझनी भी पड़ेंगी, देन उसके बाद नाम याद भी करने पड़े। यहां आपको समझना तो है, पूरा काम समझने का है, उसके देन उसके बाद थोड़ा बहुत आपको चीजें याद रखने के, लेकिन यहां उल्टा नहीं हो सकता। वहां रट के भी काम चला सकते हैं बायोलॉजी में, लेकिन यहां रट के तुमको बात पता नहीं चलेगी, तुमको यही पता नहीं चलेगा क्वेश्चन पूछेगा कैसे और हम आंसर देना क्या है। समझ में आ रहा है क्या? वहां लाइन से पता चल जाता है, लेकिन यहां नहीं पता चलता है, तो दिमाग में रखो ये अस्थायी है, वो कैसा है? स्थायी। चलो एक और बात सुनो आप, अभी मैंने ये कहा, मेरी बात को सुनो, कि इस भौतिक परिवर्तन में ये होता है बर्फ से जल बनी, जल से दोबारा क्या बन गया, मतलब दोनों दिशा में अभिक्रिया हो सकती है। अरे हो सकती है क्या? इसका मतलब ये परिवर्तन के बारे में ये कह सकता हूं कि उत्क्रमणीय होता है। अरे क्या होता है? उत्क्रमणीय। अरे होता है क्या? कहने का मतलब ये रिवर्सेबल होता है। अरे कैसा होता है? रिवर्स। अरे अभी बताया, देख लो जिन लोगों को समझ में नहीं आए। अरे बर्फ किस में बदल गया और जल दोबारा, मतलब ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो जाए वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? उत्क्रमण। और इसमें तो मैंने कहा कैसा परिवर्तन है? स्थायी। एक बार जो बन गया, दूध से दही बन गया, अरे बन गया क्या? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अरे होता है क्या? क्यों होता है, कैसा होता है, वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन क्या दही से दूध बन सकता है क्या? इसका मतलब एक ही दिशा में अभिक्रिया होगी, तो ये अनुत्क्रमणीय होती है। अरे क्या होती है? अनुत्क्रमण। कहने का मतलब ये नॉन रिवर्सेबल होती है। अरे क्या होती है? नॉन रिवर्सेबल। चलो भाई साहब बोलो, कोई दिक्कत है क्या? और ये आपको कम से कम इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब तुमसे क्या पूछेगा वो सुन लो आप। अब एग्जाम में यही करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं कि चीजों को, मेन चीजें पढ़ जाते हैं और काम की चीज भूल जाते हैं। एग्जामिनर ये काम करेगा कि उसको पता है कि इसको एग्जाम्पल लटके जाता है, वो पहले ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन का गुण है या, तो आप याद रख लो भौतिक परिवर्तन में किस में चेंज होता है? भौतिक गुणों में। नया पदार्थ नहीं बनता है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी। साथ साथ में कैसा हो? उत्क्रमण। ठीक है। और एक मैंने कहा इस रासायनिक परिवर्तन में किस में परिवर्तन होता है? जैसा एक नया पदार्थ बनता है, साथ में कैसा होता है? स्थायी। और कैसा होता है? अनुत्क्रमण। फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं क्या होता है क्या नहीं होता। पहले एक हेडिंग डाल दीजिए आप और उस टॉपिक का नाम लिखिए। फर्स्ट लाइन लिखवा रहा हूं उस टॉपिक। पहले तो आपने टॉपिक का नाम लिख लिया क्या सबने? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और उसमें फर्स्ट हेडिंग डालो भौतिक परिवर्तन। केवल एक ही लिखवाओगे, तुलना नहीं करोगे एक साथ, पहले एक ही हेडिंग डालोगे भौतिक परिवर्तन। सर मोमबत्ती का सब पिघला देंगे, मोमबत्ती मोमबत्ती। मैं पहले वो तुम्हें, मुझे पता है तुम यही काम, तुमको कुछ नहीं लिखना है, बस तुम तो एक बात सिंपल सा लिख, यहां जो बता रहा हूं वही सुनना है आपको, सोचना ही नहीं है। फिर मैं अभी एग्जाम्पल की बात करूंगा तब आएंगे सब बातें। ठीक है, नीचे लिखो भौतिक परिवर्तन। हेडिंग डाल दिया सबने? लिखो नीचे फर्स्ट पॉइंट इसमें, इस परिवर्तन में
इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों, अरे कौन से गुणों? भौतिक गुणों। ब्रैकेट में लिख लो वो कौन कौन से गुण है भौतिक गुण। अवस्था, स्टेज, अवस्था, कॉमा आयतन, वॉल्यूम, कॉमा घनत्व, डेंसिटी, कॉमा गंध जिसको ऑर्डर बोलते हैं, गंध, कॉमा रंग और ब्रैकेट बंद कर दो। अवस्था, आयतन, घनत्व, गंध और रंग लिख लिया कि सबने? ब्रैकेट बंद कर लेना, लाइन को पूरा करना। मैं लाइन दोबारा बोल दूं। इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पहली लाइन। वो भौतिक गुण बता दिए मैंने कौन कौन से थे। भौतिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन। इस लाइन के नीचे नोट डालो, इस लाइन के नीचे नोट डाल के लिखो, और नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। अंडरलाइन रख लेना भाई साहब इस शब्द को अच्छी तरीके से। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान को बोलते हैं मास। मास या द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। अब सेकंड पॉइंट लिखना इसके बाद, भौतिक परिवर्तन के अंदर इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ को बोलते हैं सबस्टेंस। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, नॉन स्टेबल चेंज। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अरे कैसा परिवर्तन है? अस्थायी। और नेक्स्ट लिखो, अस्थायी परिवर्तन है, और इसके नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रिवर्सेबल चेंज। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रिवर्सेबल चेंज है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अरे कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल चेंज है। क्लियर है दोस्त मेरे? अब आती है एग्जाम्पल की बात। किसकी आती है? एग्जाम्पल। तो मुझे बताओगे ना, मैंने तो अभी लिखवाऊंगा बाद में रासायनिक परिवर्तन, मैंने आपको समझा दिया रासायनिक परिवर्तन मतलब, लेकिन अभी रुक जाओ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा आपको। अरे लिखूंगा क्या? आप मुझे बताओगे कि एग्जाम्पल कौन से परिवर्तन का है, भौतिक का या रासायनिक, और मुझे आप बताते हैं। सीधे बैठ जाओ बहुत अच्छी तरीके से, ऑनलाइन वाले बैठ जाओ। अरे सही, ठीक है, आराम से आंसर देना। पहला, सबसे पहला पॉइंट आता है कांच का टूटना। कांच का क्या करना? अब मुझे बताइए, तुम तो है ना, ये कांच का टूटना कैसा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक? अरे कैसा? अब देखो एक बात को सुनो, हमारा काम ही ये एग्जाम में भी ऐसे ही सोचना है आपको कि नॉर्मली पहला पॉइंट ये देखो कि नया पदार्थ बन भी रहा है या नहीं बन। ऐसे मत देखो कांच टूट गया, टूटने के बाद नहीं बन रहा है दोबारा, तो तुम ऐसे ही करोगे, कांच तोड़ दोगे फिर जुड़ेगा नहीं तुम पे, और तुम कहोगे जुड़ नहीं रहा, रासायनिक है। अरे सही बात है क्या? और बात तो हाँ, अभी नहीं मानोगे, तुम जोड़ोगे, ये मैं गारंटी लिख लेना। अभी तुमको कितना भी समझा जाओगे, इतनी बात समझाने के बाद लास्ट एंड फाइनल में तुम एग्जाम में एक निष्कर्ष निकालोगे, ये इससे ये और इससे ये हो जाए तो भौतिक और ये होता है रासायनिक। तो अब तुम समझो, आप तो तुम्हारा पहला काम है तुमको ये देखना है कि कोई नया पदार्थ बन भी रहा है या नहीं बन।
जैसे देख लो, एक दो ने तो लिख भी दिया रासायनिक। अब सुनो अच्छी तरीके। पहला एक काम यह है, अच्छी तरह सुन के और समझ के आंसर दे रहा हूं। कांच टूटेगा तो क्या बनेगा? कांच ही रहेगा। अरे यही है क्या? कांच था, इस कांच को तोड़ा आपने और कोई कांच टूटने के बाद क्या रह गया? कांच। तो परिवर्तन कैसा है? भौतिक। सही बात है क्या? दिमाग ही नहीं लगाना, हमारा सिंपल सा काम है कि कांच टूटेगा तो क्या बनेगा? कांच। इसलिए परिवर्तन कैसा है? भौतिक। चलो एक और बात सुनो। दूसरा, सोने व चांदी का पिघलना। सोने व चांदी का पिघलना। अरे भौतिक है रासायनिक? अरे भौतिक ही है क्या? सोना पिघलेगा तो क्या बनेगा? और चांदी पिघलेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा थोड़ी सोना होके हीरा बन जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, परिवर्तन कैसा हुआ? यही बात है क्या? क्योंकि सोना पिघलेगा तो सोना बनेगा और चांदी पिघलेगी तो चांदी। चलो एक और बात सुनो। तीसरे नंबर पर, लकड़ी का कटना। वैसे तो मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं उन्हीं को याद रख के चले जाना आप तो, ठीक है। अगर मैं ये कहूं लकड़ी का कटना, कैसा परिवर्तन है? अरे भौतिक है क्या? अरे कोई लकड़ी काटी आपने तो क्या रहेगी? कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? तो परिवर्तन कैसा है? चलो एक और सुनो। फलों, ठीक है, या सब्जियों का, किसी का भी कह दे, फलों व सब्जियों का कटना। अरे क्या करना? अरे भिंडी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। भिंडी बीच में से कट और के दो टूक कर देते हैं कभी कभी। अब जो बोल रहा है उसके नहीं हो जाए कहीं, ठीक है ना। समझ में? पहले ही बता देता हूं आराम से, फिर बाद में मैं पहले बहुत समझाता हूं मैं आराम से, फिर बाद में फिर हाँ। फलों में सब्जियों का कटना। अरे फलों सब्जियों का क्या कटना? आप किसी फल को काट के रख दो और किसी सब्जी को, जैसे कोई सलाद बना रहे हैं, इसे अगर मैं बात करूं जैसे मूली है, गाजर है, इनको काटा तो वही चीज रहेंगी क्या? कोई नया परिवर्तन होगा क्या? तो इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कटे हुए सेब के रंग में परिवर्तन, वो अलग बात है, वो पहले जब ही सोचेंगे रासायनिक भौतिक। पहले अभी मैं आपको जितनी बातें बोलूंगा वही सुनोगे आप। तो फलों और सब्जियों का कटना भी परिवर्तन कैसा है? अगर डायरेक्ट हमसे कहेगा तो हम क्या बोलेंगे? भौतिक। चलो एक और बात सुनो। इसी कड़ी में 5वें नंबर पर मैं बात करूं, इधर देखो आप। एक आपने, मैंने आपको बताया भी था अभी का, बर्फ का जल में बदलना। अरे बोलो कैसा परिवर्तन है? ये तो समझ में आ गया क्या? या मैं ये कहूं जल का वाष्प में परिवर्तित होना। जल का वाष्प में बदलना क्या होता है? भौतिक। अरे होगा कि नहीं होगा? चाहे बर्फ हो, चाहे जल हो, चाहे वाष्प हो, सबका फॉर्मूला H2O होता है। क्या होता है? H। तो ये समझ लो, ये सब परिवर्तन होते हैं भौतिक। क्या होते हैं? भौतिक। अब ऐसे और नहीं रटने की, और भी आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपका दो तरीका है इस तरीके को, एक तो ये तो याद रखना ही है, एक तरीका इस टॉपिक को याद करने का कि जब मैं आपको रासायनिक परिवर्तन पढ़ा दूंगा तब आप स्पष्ट रूप से समझ जाओगे कि भौतिक और रासायनिक का मतलब क्या होता है। अरे सही बात है क्या? 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से 3 के बारे में पता हो तुमको तो अभी इस टॉपिक का एक तरीके से आंसर देने का तरीका ये भी होता है कि दोस्त मेरे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे देता है कि आपने सुना ही नहीं होगा वो एग्जाम्पल। उसका भी एक तरीका है कि 3 के बारे में पता हो तो हम चौथा चीज बता सकते हैं कि ये जाएगा। अरे सही बात है क्या? या आप 3 क्या, ये तो भौतिक था, ये रासायनिक। अरे सिंपल सी बात, देखो कभी कभी हम क्या सुनते नहीं है बात को। जैसे कल भी एक क्वेश्चन आया था जिसने किसी ने पूछा था, एक रेड शिफ्ट वाला क्वेश्चन आया था वन रक्षक के एग्जाम में, और उसका आंसर था कि उसने इस क्वेश्चन ये पूछा था वन रक्षक के एग्जाम के अंदर कि अपवर्तन की घटना इनमें से किसमें नहीं होती है। और 4 ऑप्शन में थे, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे थे कि जिनको हम पढ़ के जाते हैं और रेड शिफ्ट कोई नहीं पढ़ता है और कोई पढ़ाता भी नहीं है। अब वो एग्जामिनर ने इसलिए नहीं दिया, वो देना भी इसलिए चाह रहा है कि ये एग्जामिनर के ये घूमने शब्द इसके ऊपर ही नहीं पढ़ा रहे, वो समझे इस बात को मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है कि 3 ऐसी चीजें दे रखी थी कि चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन होता है, क्या होता है, जो मरीचिका दे रखी थी, उनमें और भी 2 थे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे, उन दोनों तीनों घटनाओं के अंदर अपवर्तन था। लेकिन जब हमको पता है कि 3 के अंदर फिक्स है तो आंसर चौथा ही जाएगा। अगर ऐसा भी तो लॉजिक लगा सकते हैं क्या? अरे 4 जने हो, कितने जने, और 4 में से 3 के बारे में पता है कि ये 3 तो फला की औलाद है,
अरे सही बात है क्या? 3 के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हो, 4 नाम दे दिए, 4 उनके पिताजी के नाम, 4 लोगों के नाम दे दिए, चारों के पिताजी। 3 के बारे में तुमको पता है कि 3 के पिताजियों को तो हम जानते हैं, इनके नाम तो ये है, तो यूं कहनी कह दो कि ये तो फिक्स है, ये ही है इसका, ये बच्चा कुचा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है कि ये भी एक तरीका है, वो इसमें ही होता है। देखो अपन, मैंने बार बार बोला है आपको, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, या आप इसके मत रखिए कि आपको 4 लिख के 5 कितने भी उदाहरण रट के चल जाओ, एग्जाम में कुछ ना कुछ अलग भी आ सकता है। और वो अलग डाल ही इसलिए रहा है इस टॉपिक के अंदर कि वो चाहता है कि इसको 3 के बारे में पता हो तो उस हिसाब से भी आंसर दे सकता है। तो ये सब परिवर्तन कैसे हैं? भौतिक, फिर मैं आपको बताता हूं रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। सेम उतारो पहले एग्जाम्पल। सेम उतार लो एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के सभी। सर वाष्प का बर्फ में बदलना भी कैसा परिवर्तन है? अगर मैं ये कहूं, पहले तो एक बात समझ लो, वो बर्फ है क्या है क्या नहीं है वो सुनो आप, है ना। इसको वाष्प को बर्फ में नहीं बदलोगे आप, ये कहो वाष्प का ठोस में कोई गैस है उसका सीधे ठोस में बदला। ऊर्ध्वपातन भी इसी के अंदर आता है, सब्लिमेशन में अंदर है। और लिखना चाहो तो एक वो सुन लो मेरी बात, एक सुना कागज का फटना, ऐसा ही रहेगा क्या? कागज फटेगा तो कागज ही रहेगा। सर गैस का प्लाज्मा में चेंज होना बिल्कुल चेंज है, फिजिकली है भाई, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट है क्या भाई साहब? ठीक है आपको? तो ये परिवर्तन है भौतिक। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इस बात को। और आप देखो, मैं कुछ शब्द और लिखवाया तो ना, कभी कभी शब्द और कंफ्यूज नहीं करें आपको। एक तो एक बात सुनो, इसमें ये भी लिख देना, एक तो आसवन सुना है क्या? देखो क्या होता है, पहले इधर देखो आप मेरी बात। आसवन को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? आसवन क्या होता है कि जब कोई 2 घुलनशील द्रव हो, आसवन ही है ना, लिख दिया होगा मैंने, गलत है ना। डिस्टिलेशन आसवन होता है। क्या होता है? आसवन। क्या मतलब होता है कि 2 घुलनशील द्रव हो, 2 क्या हो, जो आपस में घुल रहे हैं, और उनको पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग, एक आसवन एक विधि का नाम है। अरे किसका नाम है? कैसे, मैं आपको समझाने के लिए बताया तो समझने का खेल है, यहाँ जबरदस्ती नहीं रटना है, हर चीज को थोड़ा समझ लो आप। आपको तो यही याद रखना है कि आसवन के अंदर कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। एक्चुअल में क्या है, 2 घुलनशील द्रव है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कोई शराब, और शराब के अंदर अल्कोहल होता है, कोई शराब और जल का मिश्रण है, उसको आपने एक जगह कर दिया, तो आप उन 2 द्रव, एक जैसे द्रव हैं, वो आपस में घुल रहे हैं क्या? भाई आप थोड़ी बता सकते हो कि एक शराब और जल का मिश्रण हो, तो आप ये तो बता सकते हो ये शराब है और ये जल है। अरे दूर से बता सकते हो क्या? क्योंकि दोनों आपस में मिल गए क्या? तो आप मेरी बात को गौर करके सुनो अच्छी तरीके से। अब क्या हो रहा है दोस्त मेरे, एक विधि होती है आसवन विधि। कौन सी विधि? उस विधि में यह जैसे एक पात्र होता है, और इसके अंदर हम शराब प्लस जल का मिश्रण इसमें डाल दिया। अरे डाल दिया क्या? और ये आसवन विधि में एक फ्लास्क होता है इस तरीके से। ये केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल आता है, एमएससी के अंदर। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, इसको हम जब गर्म करते हैं, अरे क्या करते हैं? गर्म। ये बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया, तो यह अंतर होता है दोस्त मेरे। आपने कभी सुना होगा तो जल जो वाष्प में परिवर्तित होता है, खूब सुना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अरे होता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पे वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। अरे होगा क्या? लेकिन जो अल्कोहल होती है, ये 58 डिग्री सेल्सियस पर होती है लगभग। कितने डिग्री पर? 58।
लगभग मैं बोल रहा हूं, बात को सुनना चाहिए। अब मुझे बताइए, जब इन दोनों को गर्म किया जाएगा, इनमें से जल्दी से वाष्प में कौन परिवर्तित होगी? शराब होगी क्या? कहने का एल्कोहल होगा क्या? और एल्कोहल वाष्प के रूप में यहां आएगा इस नली के अंदर, अरे आएगा क्या? और जब इस जगह पहुंच जाएगा तो अब इसकी दूरी बढ़ गई इससे, तो ये इसके बाद ठंडा होगा कि नहीं होगा? और ठंडा होगा तो वाष्प दोबारा किस में परिवर्तित होगी? द्रव में। अरे होती है कैसा? कोई पानी पात्र में लिया, गर्म कर रहे हो उसको, वाष्प में चेंज हो रहा है, ऊपर ढक्कन ढक दो उसके, तो पानी की, और उस पात्र को बंद कर दो आप गैस को, कुछ देर के बाद उस प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें होंगी, तो इसका मतलब प्रोसेस का नाम होता है संघनन। अरे क्या होता है? जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? तो यहां भी ये ठंडा होने के बाद दोबारा शराब जो आएगी लिक्विड, तो इसको इस पात्र में इकट्ठा कर लिया जा, ये होता है। समझ, यहां भी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझना आना चाह रहा हूं इसका मतलब। तो कोई नया पदार्थ थोड़ी बना, अरे था क्या? वो पहले से भी जल और शराब थे, बस हमने अभी सेपरेट किया, जल अलग कर दिया, शराब क्या कर दिया अलग। तो ये परिवर्तन भी कैसा होगा? भौतिक। एक और मैं बात करूं, अभी किसी ने बोला भी था, मैं इसलिए कहा ऊर्ध्वपातन। अरे क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? देखो सुनो मेरी बात, किसी ठोस का द्रव में आए बिना सीधे गैस में बदलना, सीधे गैस में बदलना, वो परिवर्तन होता है भौतिक, और उस क्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन। अरे क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। बहुत सी चीजें हैं, जैसे कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो द्रव में नहीं आते, सीधे किस में जाते हैं? गैस। तो तुम तो शब्द पकड़ना यहां, तो एक तो क्या आ जाए? आसवन, एक क्या आ जाए? ऊर्ध्वपातन। समझ लेना सब परिवर्तन कैसे होंगे? भौतिक। ये दो नाम और लिख दो इसके अंदर एग्जांपल में। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन बोलते हैं आसवन को, और ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन। उदाहरण तो और भी हो सकते हैं, अब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अब ऑप्शन देख के हम आंसर दे देंगे जबरदस्ती। उतार ली सबने? अब आ जाओ भाई साहब, ये सब परिवर्तन कौन सा है? भौतिक। अब बात करते हैं रासायनिक के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक। इधर देखो आप, हेडिंग डालो रासायनिक परिवर्तन, पहले हेडिंग डालो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन लिखना। इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है ना, बल्ब का है ना, वो अलग कारण है ना। कभी कभी आप ये सोचोगे ना, किसी चीज का जलना होता है, वो रासायनिक परिवर्तन। मैं अभी एक रासायनिक परिवर्तन पढ़ा देता हूं, तब मैं आपके कुछ क्वेश्चनों के आंसर दूंगा, है ना। अभी रुको आप, है ना। बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन, एक्चुअल में क्या होता है कि वो परिवर्तन जो बहुत तीव्र होते हैं, बहुत क्या होते हैं, कुछ सेकंडों में परिवर्तन होते हैं। जैसे बर्फ का जलना एक बहुत सेकंड, आपको कुछ पता नहीं होगा इसके बारे में। इसके बारे में एक बात बताता हूं, एक बर्फ जल रहा है ना, ये इस समय बुझ भी रहा है, जल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। ठीक है, दोनों से, क्योंकि आपने देखा हो, कल मैंने कहा था प्रकाश चलता है ऐसी विद्युत चलती है। प्रकाश ऐसे चलता है क्या? ऐसी विद्युत चलती है, ऊपर नीचे एक बार। तो ऐसे ही सेम जल भी रहा है, बुझ भी रहा है, लेकिन ये इतना कम सेकंड में होता है कि हमारी आंखों की क्षमता नहीं है इसको देख पाए। और जब कुछ ऐसे परिवर्तन जो तीव्र परिवर्तन हो, कैसे हो तीव्र, वो भी भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। इसलिए बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन अभी थोड़ा रुको आप, है ना, मैं कुछ बातें बताऊंगा। नीचे लिखो आप, इसमें परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अरे लिख लिया क्या? लेकिन इसी लाइन को आगे बढ़ाओ, लेकिन भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। लेकिन भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ क्या होता है? बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह एक स्थायी परिवर्तन है। यह एक स्थायी परिवर्तन है। यह एक स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी। नेक्स्ट लिखो, यह, नेक्स्ट लिखो, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नॉन रिवर्सिबल चेंज है। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह अनुत्क्रमणीय या नॉन रिवर्सिबल चेंज है। मैंने कहा इससे पहले की लाइन थी कि यह स्थायी परिवर्तन है और उसके बाद है यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कंप्लीट है क्या? उतार लिए सबने? तो ये परिवर्तन कौन से थे? रासायनिक। और अब आ जाते हैं भाई साहब, अब मैं बात करता हूं और ढंग से सुनना और समझ लेना और इसी से काम आता है। अब मैं किसके उदाहरण लिख रहा हूं? रासायनिक परिवर्तन के। किसके लिख रहा हूं? रासायनिक। थोड़ा सुनना और समझ लेना भाई साहब, इधर सुनो। डेफिनेशन वगैरह मैं पहले ही समझा चुका हूं, एक बार और देख लो आप। पहली बात सुनो, अगर रासायनिक परिवर्तन में बात करूं तो पहला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, और वो है दूध का दही में बदलना। अरे दूध का किसमें? दूध का दही में बदलना। दूध का किसमें? दही में। चलो मुझे एक बात बताओ आप, एक तरीका तो तुमको ये पता ही है कि एक तो याद कर लिया हमने कि दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है, क्या लिख दिया? रासायनिक। अरे लिख दिया क्या? लेकिन अब मेरी बात को सुनो, एक तो आपको यही याद रखना है कि परिवर्तन कैसा है? रासायनिक। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि रासायनिक परिवर्तन है? अब सुनो अच्छी तरीके से, ये दूध है क्या? अरे क्या है? और आपको मैंने ही क्लास में पढ़ाया था कि दूध के अंदर एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज। अरे क्या होता है? अरे होती है क्या? और जब दही में बदलता है तो इसमें एक जीवाणु लग जाता है। अरे क्या लग जाता है? और उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। अरे क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? उस दूध को दही में बदलता है ना, तब क्या बनता है? वो बनता है लैक्टिक एसिड। अरे क्या बनता है? और इस लैक्टिक एसिड का बनने का है जो दही में बन जाता है, और इसके कारण क्या होता है? ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक। क्यों? क्या नया पदार्थ बना क्या? यहां तो क्या है और यहां क्या है? क्या दही दूध में दोबारा चेंज हो सकता है क्या? लेकिन तुम तो पहले ही देख लो, क्या नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। लेकिन अब मेरी बात को सुनो, यहां अब एग्जामिनर आजकल एग्जामों में यही काम करता है भाई साहब। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी बुक्स में कैसे समझा रखा है रासायनिक परिवर्तन या भौतिक को? लिख दिया ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है और ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब मैंने कहा ये छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर, क्योंकि यहां एलडीसी में और आपकी एग्जाम में सिलेबस फिक्स है भाई साहब, अब एग्जामिनर कुछ बड़ा करने के लिए क्या करेगा? वो ये पूछेगा कि जब एग्जामिनर इसको टीचर इसको समझाएगा तो ये बताएगा कि दूध दही में कैसे चेंज हो रहा है। अरे बताएगा क्या? तो वो एक से पूछ सकता है कि बताओ दूध को दही में किस जीवाणु द्वारा बदला जाता है? स्वाभाविक बात है, वो पूछ सकता है दूध से जब दही बनता है तो दही में कौन सा अम्ल होता है? अरे कौन सा? और ये मैंने आपको बता भी रखा था कि दूध के अंदर एक शर्करा होती है लैक्टोज। अरे क्या होती है? लैक्टोज। तो मुझे बताओ क्या ये रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पहला एग्जांपल कैसा? पहला सेम उतार दो जैसे मैंने उतारा है भाई। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा मैंने लिखवा चुका हूं, बार बार नहीं बोल सकता भाई साहब। सर रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताओ। वो मैं अपने आप बताऊंगा, अभी टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, वो आएगा इसके बाद। अगला टॉपिक ही रासायनिक अभिक्रिया है, यहां रासायनिक परिवर्तन है। एक तरह से समझ लो, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है यहां पर।
जैसे लैक्टोज था, ये एक सब्सटेंस से पदार्थ है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया, इसलिए इसको रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हो, रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। सभी बातें लिख लो। अब बहुत बार लड़का ये बस एग्जाम्पल लिख के जाता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से और लिखवा रहा हूं, जैसे ये पता रहे कि छोटा मोटा क्वेश्चन को घुमाएं तो भी हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट है भाई साहब, इधर आ जाओ। तो ये दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन हुआ? दूसरा एग्जाम्पल सुनो। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल में बात करूं तो एक बात को सुनना है ना, आपने खूब सुना होगा लकड़ी का जलना। अरे सुना है क्या? लेकिन मैं इसको बढ़ा देता हूं, 3-3 एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं यही बता देता हूं, इस बात को समझ लो। चाहे लकड़ी बोले, चाहे इसकी जगह कोयला बोल दे, अरे बोल सकता है क्या? या इसकी जगह कागज बोल सकते हैं, अरे क्या बोलते हैं? कागज। इनका जलना, अरे क्या बोले? जलना। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल याद रखना, जलना लिखे जरूरी नहीं है, इसकी जगह केमिस्ट्री में एक शब्द आता है दहन। अरे क्या आता है? दहन। कंबंसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंबंसन। अच्छी तरह सुनो भाई साहब इस बात को। तुम तो एक बात स्वाभाविक रूप से ये बात याद रख लेना कि जलना जब शब्द आए दहन आता है, और ये दहन एक्चुअल में जो हो रहा है ना, ये दहन होता है कार्बनिक पदार्थ का। किसका पदार्थ का? जैसे लकड़ी है, कोयला है, कागज है, इन सब में कार्बन है। अरे क्या है? और जब कभी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है तो जलता कैसे है? कार्बनिक पदार्थ का दहन होने का तरीका ये होता है कि ये कार्बन है, इसकी क्रिया हो रही है ऑक्सीजन से। वैसे कार्बनिक पदार्थ में केवल कार्बन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कार्बनिक पदार्थ तो और भी हो सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा भी आपके सिलेबस में ही है। हाइड्रोकार्बन क्या आएंगे तब बताऊंगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो सब कार्बनिक पदार्थ हैं। अरे है कि नहीं है? और जब इनका दहन होता है तो इसका मतलब है इनकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है। किससे हो रही है? मतलब जल रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तब एक गैस बनती है CO2। अरे क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या ऊष्मा बाहर निकलेगी? क्या निकलेगी? और अगर में से पूछा जाए, इसलिए ये परिवर्तन रासायनिक है। कैसा है? क्या नया पदार्थ बना के नहीं बना? क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में चला गया, इसलिए परिवर्तन रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक। अब ये कोई अभिक्रिया पूछने वाली बात नहीं है, यहां तो पता है। और यह अभिक्रिया तो मैं कई बार लिखवाऊंगा आपको, ये तो तुमको भी याद रखेगी, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम यहां एक बात समझ लो, आप चाहे वो लकड़ी का जलना पूछे, चाहे, अब 3 एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं, मैं एक बार में यही नहीं करना, हम रटेंगे नहीं भाई, है ना। बस थोड़ा सा चेंज करो अब पढ़ने का, है ना। मजा तभी है पढ़ने का, चीजों को समझ के जाओ और लोगों से कुछ अच्छे क्वेश्चन करके आओ। मैं बार बार कहता हूं तभी मजा है, और इसीलिए आए हो क्लास में पढ़ने के लिए कि कुछ चीजें अलग पढ़ के जाओ। मैं समझाता भी आपको 4-4 बार इसीलिए हूं, और मेहनत भी इसलिए कराता हूं कि लोगों को कुछ अलग करने के लिए, कि हम ऐसे क्वेश्चन करके आए जो लोगों से हमको आगे निकाले, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये एग्जाम तो ये है कि पास करना है, अभी कोई नहीं, आगे जाके खूब एग्जाम देनी है, और लोगों से आगे निकालने के लिए अब ये भी काम रहता है। मैं आपको बताऊं, हमेशा स्टूडेंट बन के रहिए, ऐसा भी नहीं होता कभी कोई 4 चीजें नहीं भी मिलती, उनको क्या कर लो? ऐड कर लो, नोट्स आपके हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जिस टॉपिक को जैसे पढ़ाऊं उसी तरीके से स्टार्ट होगा 99%, उसी तरीके से ज्यादातर चीजें। कभी भी कोई नई लाइन मिले तो उसको ध्यान रख लेना उसके, तो हमेशा याद रखो। तो कभी लकड़ी का जलना पूछे, कोयले का जलना पूछे, कागज का जलना पूछे, सभी में यही रिएक्शन होती है, इसलिए ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? लेकिन मैंने कहा बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? क्योंकि वो एक तीव्र परिवर्तन होता है। कैसा होता है? तीव्र। इसलिए बल्ब का जलना एक कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक। ये यार, एक ने कहा शक्कर का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक ही होता है। इसका रीजन है भाई साहब, देखो एक बात सुनो, शक्कर पानी में घोल दी, शक्कर जब या जल और नमक घोल दिया, उनको गर्म कर दो, पानी उड़ जाएगा, शक्कर रह जाएगा। अरे हो गया क्या पदार्थ? मतलब रासायनिक परिवर्तन। मैंने कहा दोबारा पदार्थ प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। अब तुम क्या करते हो? तुम तो घोलोगे ही एग्जाम में, तुम बस मैंने आपको मैं तुमको एक बार एक चीज बताते जा रहा हूं, तुम बात पर ध्यान रखने की कोशिश करो, और तुम वो ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम क्या करोगे? एग्जाम्पल ध्यान, ये परिवर्तन भौतिक है और ये क्या है? रासायनिक। और जो तुमको मैं बताना चाह रहा हूं उसकी बात तुम समझ में नहीं आ रहे, इसलिए तुम कच्चा खाते हो चीजों में। एग्जाम में क्या करते हो? तुम रट के जाते हो, यही तुमको बनाया जाता है। अरे हम ये कह रहे हैं 90% यही आ जाएगा इनमें से, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन कभी कोई नया आ जाए, कभी जो ऐसा नया आता है ना, वो किसी को नहीं पता होता है,
एग्जाम में बहुत बार किसी को पता ही नहीं है आगे, तो उसको भी तुम्हें समझ में आया कि वो नया आ रहा है ना, जो हम कोई भी नोट्स में नहीं मिले, किसी में नहीं मिले, उसका भी तुम आंसर देके आओ कि यार 3 का पता है तो ये भौतिक है कि रासायनिक है। समझ में आ रहा है क्या? मैं ये समझा रहा हूं तुम्हारी थिंकिंग, मैं आपको एग्जाम्पल रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो आप याद रख लेना कि ये भौतिक और रासायनिक, तो वो अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ा सा थिंकिंग पे जोड़ दो, पहले इसको उतार लो। लकड़ी, कोयला या कागज का जलना, और इसके नीचे रिएक्शन लिखने, इससे समझ में आ जाएगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। भाई साहब कंप्लीट है क्या आपका? तो ये शब्दों को लिख लो, ये परिवर्तन, ये भी तो इसका मतलब एग्जाम्पल तो रासायनिक परिवर्तन के चल रहे हैं ना, ये नंबर से लिखते जाओगे, दूसरे नंबर का था ना। इसके नीचे नोट डालो एक, और नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक। क्योंकि यह एक तीव्र परिवर्तन है, क्योंकि यह एक तीव्र परिवर्तन भी है। मतलब ये एक बात का आंसर हो रहा है, ये तो आपको पता भी नहीं हो, कहीं सुना नहीं होगा। अगर कभी ये आ जाए ना, बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है, ऑप्शन में भौतिक परिवर्तन भी और तीव्र परिवर्तन दोनों आंसर हो, तो तीव्र आंसर देना होगा उस समय। ठीक है, तो बहुत बार कहना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन बात को समझाना है ना, ये बहुत बार आधी अधूरी लाइनें लिख के चले जाते हैं। तो ये समझाने के लिए तो एक्चुअली दोनों भी आ जाए तो आंसर तीव्र परिवर्तन देना होता है। ठीक है, चलो अच्छी तरह सुनो। आप इधर देखो, आप अब मैं आपको एक बात और सुनाता हूं। तीसरा एक शब्द और सुनना यहां पर, यहीं से तीसरा शब्द आपने खूब सुना होगा, खूब आता है एग्जामों में, 2-3 बार तो पहले भी बोल चुके थे। मोमबत्ती का जलना। अरे किसका? अब देखो, आप सुनो भाई बात। मोमबत्ती का जलना जो परिवर्तन होता है, ये भौतिक भी होता है, रासायनिक भी होता है। भौतिक और लेकिन फिर मेरी बात को गौर करके सुनो। अब ऐसा नहीं कि लाइनें तो बुक में लिख रखी है, हम इसके हिसाब से चले, नहीं आपको। अब मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर दोगे आप। जैसा पूछा जाएगा वैसा क्या दोगे? आंसर। सुनो भाई साहब, क्या मतलब है मोमबत्ती के जलने का? मतलब समझ लो, ये कोई मोमबत्ती है, ठीक है। अगर इस मोमबत्ती की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मोमबत्ती जल रही है तो क्या हो रहा है? इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अरे बना रहा है क्या? मेरी कार्बन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर कुछ ऐसा चीज रख दो, काला काला हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या? इसका मतलब कार्बन तो है। अरे है क्या? क्या मुझे बताओ, रासायनिक परिवर्तन है क्या? अब मेरी बात को सुनो, अगर ये मोमबत्ती जल रही है, क्या उस समय पिघल भी रही है क्या? अरे बोलो भाई साहब। और अगर पिघल रही है तो मोम पिघलेगा तो क्या बनेगा? मोम ही बनेगा। अरे मोम ही बनेगा क्या? ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या इस जगह पर ये भौतिक परिवर्तन भी है क्या? अब देखो, ये थोड़ा सा डिपेंड भी करता है ऑप्शन में। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि मोमबत्ती का जलना परिवर्तन है भौतिक, रासायनिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। अगर क्लियर रूप से पूछे मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, 4 अलग अलग ऑप्शन हो, 4 क्या हो? अलग अलग, तब बोलोगे रासायनिक। क्या बोलोगे? और अगर पूछे मोमबत्ती का पिघलना परिवर्तन, अगर तो भौतिक। अरे क्या? तो जैसा पूछे वैसा ही आंसर दोगे। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल लिखो, मोमबत्ती का जलना। इतना ही लिखोगे, मैं लिखवाऊंगा उसके बाद की लाइन। तीसरा लिखो, मोमबत्ती का जलना, बस इतना ही लिखो केवल। इसके नीचे लिखो,
अब दोबारा लिखो नीचे, मोमबत्ती का जलना, नीचे लिखो दोबारा, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है। भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है। लिख लिया सबने? इस लाइन के नीचे लिखो फिर, मोमबत्ती का जलना, दोबारा लिखो इस लाइन के नीचे, मोमबत्ती का जलना जलना डैश लगा के लिखो, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। इनमें भी स्पष्ट कर रहा हूं कौन सी जगह रासायनिक है कौन सी जगह भौतिक है। लिख लो, मोमबत्ती का जलना डैश लगा के लिखो, रासायनिक परिवर्तन। लिख लिया? और इसके नीचे लिखो मोमबत्ती का पिघलना, इसके नीचे लिखो मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना डैश लगा के लिखो, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है। उतार ली सबने? अब आ जाओ, देखो चौथा एग्जाम्पल सुनना मेरी बात को, है ना, गौर करके सुनना है। चौथे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, 3 शब्द आए हैं भाई साहब, है ना, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, और मैं आपसे भी 100% बोल रहा हूं कि पूरे चांसेस रहेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आने के, यहां से भी, है ना। और 3 शब्द आपने खूब सुने होंगे, लोहे पर जंग लगना, कॉपर का हरा रंग और चांदी का काला रंग। ये एक शब्द आता है, एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम बताता हूं, एक अलग से टॉपिक आता है, संचारण। अरे क्या आता है? इसको बोलते हैं कोरोजन। अरे क्या बोलते हैं? अरे सुना है क्या? संचारण का मतलब वो चीज खराब होती है। अरे क्या होती है? खराब। ये जो 3 शब्द लिखवा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल में भी आते हैं रासायनिक परिवर्तन के, और ये आपके एक टॉपिक संचारण दे रखा है, उसमें भी ये तीनों ही शब्द आते हैं। और एक टॉपिक है धातु और अधातु, धातु और उसके अंदर भी आपके 10th क्लास की बुक में दे रखा है। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन में इन शब्दों के नाम लिख रहे हैं, तो मैं यही इनको समझा रहा हूं, फिर मुझे वहां समझाने की जरूरत है, तो यही समझा रहा हूं आपको। ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरे चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के। और उनमें से चौथा नंबर का एक एग्जाम्पल आता है रासायनिक परिवर्तन का, और वो क्या होता है? वो होता है लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। और इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लोहे पर जंग लगना, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इधर सुन लो भाई साहब, पहले तो मुझे बताओ, एक लाइन तो तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? अरे कैसा है? सुनना अच्छी तरीके से, है ना। अब क्यों रासायनिक परिवर्तन वो भी बता रहा हूं, और तुमको क्या याद रखना, कैसे जंग लगती है लोहे पर, यह भी पता रहना चाहिए। देखो सुनो, लोहे का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe। अरे क्या होता है? अरे सुना है क्या? इसको आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इस लोहा है ये जल के संपर्क में आ जाए, अरे किसके संपर्क में? क्या जंग लग जाएगी? क्या नहीं लगेगी। अगर इसको लोहे को पानी में डाल दिया जाए, और अगर इसको वायुमंडल की ऑक्सीजन नहीं मिले, तो इस पर जंग लगने वाली। और अगर इसको वायुमंडल की क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। नॉर्मली तो यही होता है कि आपको पता है, कभी भी पानी में डालेगा तो वायुमंडल की ऑक्सीजन तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी ज्यादातर स्थितियों में, तो यह ऑक्सीजन अपने आप मिल जाती है इस लोहे को। और ये जब तीनों रिएक्शन कर लेते हैं, तब बनता है Fe2O3। अरे क्या बनता है? डॉट XH2O। अरे कितने H2O? X। वैसे ये X में 3 H2O आते हैं लगभग। कितने H2O आते हैं? 3। ये संख्या है जल के अणुओं की। और ये जो बनता है Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अरे कौन सा ऑक्साइड? सुनना मेरी बात, क्या होता है क्या नहीं होता। कौन सा था भाई साहब? तो ऐसे यहां ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ रही है? घर ही चला जा, कोई पैर पकड़ के बैठा तो रखा नहीं है, ऐसा लग रहा है। ऐसे अपने आप को ऐसे दिखाने की जरूरत क्या पड़ रही है कि हम बेवकूफ है? अरे सही,
क्या जब ऐसा लगे कि शरीर साथ ही नहीं दे रहा है तो ऐसे आड़कस फैलाने की जरूरत के, आराम घर जा, सो। अगर एग्जाम तो अगली साल भी लगेगी, फिर दे लेंगे ट्राई। तो ऐसे क्यों कष्ट दे रहा है शरीर को? जिस काम को रोजाना करते हैं ना, उसके बाद भी अगर शरीर उसके साथ नहीं देता है तो इसका मतलब हम उस काम को लगन से नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे तुमने अभी किया है, क्लास में मैं पढ़ाते पढ़ाते आऊं, मैं भी ऐसे नींद लेने लग जाऊं, सोने तुमको कैसा महसूस? आप एक ही बात कहोगे, सर एक काम ही कर लो, या तो पढ़ाई लो या सो ही लो। आप सिंपल सी बात समझ में आ रही है ना? तो ये खुद को देखो, एक बात समझो आप, ये खुद को सोचना होता है कि हम जिस काम में कर रहे हैं, अगर उस काम में हमारा मन भी नहीं लग रहा है ना, तो ये भी हमारी असफलता का एक पहला कारण है। सफल और असफल लोगों में यही अंतर होता है कि सफल लोग अपनी, क्योंकि एक पहली दिन की समय हम रोजाना इसी तरीके से गुजर रहे हैं, और हमको रोजाना सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक क्लास लग रही है रोजाना, तो अब हमको जो काम हमारा रोजाना शरीर कर रहा है ना, वो काम हमको, फिर उस काम में हमको आड़कस नहीं आना चाहिए, उस काम में मजा आना चाहिए। अगर हमारा दिमाग, हमारी नींद, हमारा शरीर हम पे भारी है तो इसका मतलब हमारे लिए खतरा हो रहा है, ये हमारे बस में नहीं आ रहे, और ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा। ये हमको सबके, देखो नींद आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम परेशान भी होते, थकते हैं, लेकिन जब हम जिस काम को रोजाना कर रहे हैं ना, जैसे अभी 2 बजे हमारी क्लास लगती है, 2 बजे कौन है सबको नींद आती है? घर आते हैं, घर जिस दिन हमारा गैप होता है 2 बजे सोता ही हूं मैं भी। ठीक है, खूब तुमसे ज्यादा शरीर में नींद और भरी होती है मेरे, ठीक है, ये भी दिमाग में रख लो, तुमसे ज्यादा आड़कस भी आता होगा शरीर में, लेकिन क्या, मगर जिस काम को रोजाना करते हैं, तो अब क्लास में आने के बाद तो आदमी को, जब खुद ही एक्टिव नहीं है, दूसरों को क्या एक्टिव रखेंगे? सही बात है क्या? सबका काम। अब तुम नौकरी क्या लगेंगे? पहले शरीर ही नहीं है, शकल ही नहीं है नौकरी लगने वाली, शकल से पता चल जाता है बहुत लोगों की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। को 2-4 तो आते हैं, मर गया क्या? ठीक है, इसको थोड़ा शकल को, मैं बहुत बार क्लास में कहता हूं कि पहले तो चीजों को थोड़ा सा अपने शरीर को उस हिसाब से लगा। अब क्या होता है, टॉपिक थोड़ा समझने की बात ही आती है, मुंह बिगाड़, क्या ज्यादा टफ लग रहा है, छोड़ दे, क्या पढ़ाई क्यों कर रहा है, और कुछ कर ले। राबड़ी है नहीं जो खा लिए बना खाया, तो सही बात है। ऐसे थोड़ी है कि आप तुम्हारी सुविधा के अनुसार, बहुत से लोग चल अभी क्रिया अभी तो चालू करिए, अभी तो क्या करिए, चालू, अभी तो टॉपिक केमिस्ट्री, अभी तो इसके बाद अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें तो अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। आप लेवल की, वो कहते ना एग्जाम में क्वेश्चन मिलते नहीं है, और क्यों पढ़ाते नहीं? इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हारी शकल देखे, वो भी चाहते हैं बढ़िया है, खुश है, इसी में करने दो इसको खुश। ये भी चाहता है कि इतना ही हम पे आता है, इतना ही पढ़ाते रहे। जब कोई बढ़िया चीज पढ़ाने का नंबर आता है, आगे से ज्यादा आता है ना, स्टूडेंट ही बिगड़ जाते हैं, शकल से पता चल जाता है। 2-4 तो ऐसे कि ना हाथ रख दे रो ही जाए। ठीक है, अब भाई साहब देख, 2-4 को तो ऐसे लगता भाई, मैंने क्या बोला है तुमको, ये 10th लेवल की चीज हो रही है, और ये 8th क्लास की बुक में दे रखी है, 8th में और दे रखी है, और 2-4 बार एग्जाम। अब मैं क्या करूं, इनको हटा दूं क्या? इनको जब तुम खुश हो जाओ, इनको पढ़ाना बंद कर दूं, इनको मुंबई नहीं चलाऊं, 9वीं पर जंग नहीं लगाऊं, तो तुम्हारी आते बढ़िया क्लास चल रही थी, बीच में अपने आप तुमको समझाने, मुझसे ज्यादा किसी ने समझाया नहीं होगा तुमको, ठीक है, और तुमसे ज्यादा तुम, फिर वही वाली बात है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत सुधार है, और आएगा तो, मैंने पहले बोला आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन तो भी मैं आपसे कहता हूं, अपन जिस काम को करते हैं उस काम के अंदर सबसे पहला काम है कि हमारी लगन पूरी रहनी चाहिए। आप 100% एफर्ट करो उस चीज के लिए, चीज समझ में आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं आएगी कल आएगी समझ में, एक बार घर जाके दोबारा पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, अगर मैं बात करूं समझ में आएगी, लेकिन तो जो चीज टफ है वो टफ ही रहेगी। मैंने बार बार कहा है, कोई चटनी चूरन नहीं है तुम्हारे पर दे दूंगा, ले भाई याद हो जाएगा, ले जा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। हाँ समझा सकता हूं बात, मैंने पहले ही बोला, पता तुमको तब पड़ेगा जब तुम दोबारा कभी किस टॉपिक को पढ़ोगे, इस टॉपिक तब तुमको पता चलेगा, उससे सीधा तरीका नहीं था भाई साहब जो पढ़ा, लेकिन वही बात है कि आप कितनी मेहनत करते हो उसको तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेहनत करना चाहते हो या नहीं कर चाहते। शरीर को एक्टिव होके चीजों को, तुम क्या करते हो जब एक लाइन को पढ़ते हो उसके साथ 4 चीजें सोचने लग जाते हो, क्या ये याद कैसे नहीं होगा, पहले चीज को समझो, फिर लास्ट में बात आएगी तुमको याद क्या करना है, कैसे याद करना है, वो तो मैं सिंपल सा समझा दूंगा आपको, लेकिन चीजों को थोड़ा सा देखो। मैंने कहा लोहे पर क्या लगना, कैसा परिवर्तन है। अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा मेरी बात को सुनो, इसके अंदर
ये तो रासायनिक परिवर्तन है, ये तो एक हमने याद कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था कि ये लोहे था, जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या बना रहा था? फेरिक ऑक्साइड। अरे फेरिक ऑक्साइड। इसलिए ये परिवर्तन जो होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि नया पदार्थ बन रहा है क्या? और ये फेरिक ऑक्साइड, अरे ये तो लोहा था और ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, और इस नया पदार्थ बनने के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग। अब तीन तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? ये तो सबको याद है। अब आपकी बात पूछेगा आपसे, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? अरे कौन? ये भी लाइनें रटी होती, सब लिख के चले जाते हैं। लोगों ने खूब एग्जाम दिए, लोगों का भी दुनिया को देखोगे पता चलेगा कि बहुत लोगों को सब बात पता है, ये बात कि लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है? फेरिक। लेकिन इनमें से भी कुछ अलग करेगा। अब एग्जामों में वो ऐसे करेगा, लोहे पर जंग लगने का कारण है जल, ऑक्सीजन, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयोग थे दोनों। इस अभिक्रिया, अब अभिक्रिया मत रटो, मत तुम दो बातें तो याद रख जाओ कि जो लोहे पर जंग लगने के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती हैं, जल और ऑक्सीजन, और क्या बनने के कारण? फेरिक ऑक्साइड। लेकिन यहां फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी याद करना है दोस्त मेरे। क्या होता है? Fe2O3.XH2O। यहां 3H2O भी मिल सकते हैं, और ये हमेशा ध्यान रख लो, इसके बनने के कारण लोहे पर क्या लगती है? जंग। दोनों बातें बोल रहा हूं मैं आपको। यहां हिंदी में भी लिख के दे सकता है और फॉर्मूला भी लिख के दे सकता है, और इसी को आपको पता होना चाहिए। एक और सुनो, इसमें से क्वेश्चन एक और बनता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि लोहे पर जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। अरे क्या आता है? ये बड़ा क्वेश्चन इसलिए है कि हमारे दिमाग में एक बात बहता है, जंग लगने के बाद लोहा खराब हो गया, उल्टा उल्टा वजन घट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि देखो, पहले आयरन था क्या, अब आयरन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। केमिस्ट्री में कभी भी किसी चीज का वजन बढ़ता है या भार बढ़ता है, परमाणु भार है, अणुभार बोलते हैं इसको, और उसके बढ़ने का मतलब होता है आपको अणुभार निकालना पड़ता है। यहां आयरन के साथ ऑक्सीजन जोड़ोगे तो जुड़ रहा है कोई चीज, तो अपने आप है उसका वजन बढ़ जाता है। एक शब्द और आता है, बहुत बार आता है एग्जाम में, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम कई प्रक्रिया अपनाते हैं। रेड ऑक्साइड कर देते हैं क्या? रबर पेंट कर देते हैं क्या? हम तेल लगा देते हैं क्या? ग्रीस लगा देते हैं क्या? और भी तरह के पेंट वगैरह कर सकते हैं क्या? लेकिन इनको नहीं पूछेगा आपसे, तुमसे आपसे एक क्रिया शब्द पूछता है, और एक शब्द नाम होता है, उसका नाम होता है गैल्वेनीकरण। अरे क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। अरे होता है क्या? इसी का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं? और इसका मतलब होता है कि लोहे को जंग से बचाने का एक तरीका और है, उस पर जिंक की, अरे किसकी? इस जेडन को बोलते हैं जिंक। अरे क्या बोलते हैं? जिंक। या इसी को बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की या जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। तो बहुत अच्छी तरह सुन लो कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया ही गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो 4 पॉइंट याद करा दिए आपको। पहला तो एक सिंपल सा तरीका तो है कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन? एक मैंने कहा कि लोहे पर जंग लगने का कारण क्या बनना है? लोहे पर जंग लगने के लिए कितनी चीज जिम्मेदार है? जल और ऑक्सीजन। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाते हैं? और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण यसद। तो जितना पढ़े पूछा जाए वैसा तरीके से क्या दो? आंसर लिखो नीचे। पहले चौथे नंबर पर लिखो लोहे पर जंग लगना। लिख दिया क्या? मैं बोलूंगा जितना लिखना है ना। लोहे पर जंग लगना Fe प्लस H2O प्लस O2 से क्रिया करके बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। आप केवल एक काम करोगे और कुछ मत लिखना, और सब शब्द मैं लिखवाऊंगा, ये रिएक्शन उतार लेना ऐसे कैसे, और ये नाम लिख देना फेरिक ऑक्साइड, इतना लिख देना इसके नीचे समझने के लिए। उतार ली सबने? नीचे लिखो आप पॉइंट। मैं इन दो बातों को स्पष्ट रूप से भी लिखवा देता हूं आपको
रिएक्शन आपको समझाने के लिए बताई है, तुम तो याद रहे नहीं रहे रिएक्शन, तुमको तो जैसे बता रहा हूं वह रख लो। नीचे लिखो, नीचे लोहे पर जंग लगने के लिए, नीचे पॉइंट लिखो, लोहे पर जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए जल व ऑक्सीजन दोनों जिम्मेदार होते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए जल व ऑक्सीजन दोनों जिम्मेदार होते हैं। सर मास का कटना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, नीचे उदाहरण ले, अरे मांस कटेगा तो मांस ही बनेगा, बकरा काटेगा तो बकरा ही रहेगा। देखो उदाहरण, हाँ पूछ, देखो नीचे एक बात में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण, नीचे लिखो फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण, फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण, फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण लोहे पर क्या लग जाती है? जंग। एक बार देख लेना, हाँ एक सेकंड उसको देखना, टीवी देखो एक बार। फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण लोहे पर क्या लग जाती है? जंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग, हाँ वो देख लेंगे, एक बार लिखो आप, तो नीचे मैं लिखवा रहा हूं। नहीं, नीचे लिखना एक पॉइंट, जंग लगने पर लोहे का वजन, जंग लगने पर लोहे का वजन जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। अभी मैं संतुलित नहीं कर रहा हूं, चला के अभिक्रिया कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप अगले टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया में समझाऊंगा। पहले यहां संतुलित इसलिए नहीं करेंगे, XH2O यहां हमने जल फिक्स नहीं किए यहां पर, इसलिए वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए, एक पॉइंट और लिखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की, जिंक ब्रैकेट में लिख देना Zn, जिंक बोलो जस्ता बोलो बात एक ही है, उस पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को, परत चढ़ाने की क्रिया को, परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। कुछ नहीं हुआ, जो तुम रोजाना करते हो वो कोई और कर रहा है। तुम तो ऐसे क्यों करते हो? तुम तो पहले भी तो खूब किया है तुमने तो। हाँ तो बस अब तुम ये देखो कि ऐसा करने के बाद कैसा महसूस होता है, तुम ये सोचो। लिखो नीचे, लिखो, ऐसे कर रहे हैं जैसे हाँ पहली बार सुना है कि अब आज भी ऐसे आती है क्लासों में से। ठीक है, तो अब लिखो आप तो भाई साहब नीचे, तो इसे गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। उतार लिया सबने? चलो एक और सुनो, ये तो होता है लोहे पर जंग लगना। इसके बाद अगला आता है, एक आपने खूब सुना होगा, कॉपर का हरा रंग। अरे कॉपर का कैसा रंग? हरा रंग। हेडिंग डालो, कॉपर का हरा रंग। कॉपर का हरा रंग, अरे पहले बताओ कॉपर का हरा रंग कैसा परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक? रासायनिक।
ये बात तो तुम डायरेक्ट ही याद रख लो। अब कैसे होता है वो सुन लो आप इसको। देखो इधर देखो पहले एक बार, कॉपर को Cu लिखते हैं क्या? ये जब जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ऐसे पूछेगा ना तो लड़का यही गलती कर जाएगा। आपसे कहीं पूछे कॉपर के हरे रंग के लिए कितनी चीज जिम्मेदार है? कौन कौन सी? जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तीनों चीजें अभिक्रिया करती है कॉपर से, तब बनता है CuCO3। अरे क्या बनता है? डॉट CuOH का होल ट्वाइस, दो चीजें बन जाती हैं। ये जुड़ रहा है एक तरह से, प्लस ये यहां पर ये। और इसको CuCO3 को क्या बोलते हैं? ये होता है कॉपर कार्बोनेट। अरे कॉपर Cu को बोलते हैं कॉपर और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, इसलिए इसका नाम हुआ कॉपर कार्बोनेट। यहां भी CO को क्या बोलेंगे? कॉपर, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका नाम होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। अरे कॉपर क्या होता है? हाइड्रोक्स। और इन दोनों के बनने के कारण ही कॉपर का रंग होता है हरा। अरे कॉपर का रंग कैसा होता है? हरा। ये पिछली बार LDC में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो आप, कि कॉपर के हरे रंग के लिए, हरे रंग होने का क्या कारण होता है? तो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड, इन दोनों के बनने के कारण कॉपर का रंग क्या होता है? हरा। वैसे इन दोनों में से भी ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? कॉपर कार्बोनेट। लेकिन अब ऐसे तो देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बात तो पहले भी बहुत बार एग्जाम आया है, लेकिन चला के ऐसे कर लेगा। बहुत बार क्या होता है, अभी लोग लड़ते नहीं है, केवल लाइन लिख के जाते हैं हिंदी में कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण कॉपर का रंग कैसा हो जाता है? हरा। अब वो चला के एग्जामिनर यही कर रहा है कि भाई मैंने बहुत बार एग्जामों में ये बात पूछी है, तो अब मैं थोड़ा नया, देखो नया करने का मैं बार बार कर रहा हूं। दो चीज हमारी ये गलत फहमी होती है, कभी एग्जाम, देखो एग्जाम में एक बात होती है कि टिपिकल लेवल बढ़ सकता है एग्जाम का, और उसका मतलब ये होता है किसी शब्द में जो आपको शब्द आ रहा है उस शब्द को कभी कभी बढ़ा के पूछ लेता है वो एग्जामिनर। जैसे उसने कहा कि जब इसको कॉपर का हरा रंग पढ़ाया गया होगा तो उससे टीचर ने जरूर इसको दो तीन बातें समझाई, और नहीं समझाई तो टीचर की गलती है, और या समझ में आ रहा है तो उसके लिए वो दो तीन चीज बातें कभी कभी उनमें से आपसे पूछ लेगा, तो वो नया करने के लिए क्या करेगा? इधर आ जाएगा कि भाई इनके कारण ऐसा है। यहां दो चीजें और हैं, जैसे पिछली बार LDC में भी आया था, हिंदी में लिखा नहीं आया था, फॉर्मूले आए थे। अरे क्या आए थे? तो याद रखना, ये CuCO3 है और ये CuOH का होल, हाँ तुम्हारी सुविधा के लिए एक CaCO3 और CaOH का होल ट्वाइस भी देगा। CaCO3 क्या बोलता हूं मैंने, क्या दिया? CaCO3 डॉट CaOH का होल ट्वाइस, ये भी देगा। लेकिन ये क्या है? Cu है, और वो Ca का मतलब होता है कैल्शियम। अभी तो होता है एग्जाम में एक हो जाता है, बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं चलता है कि कौन सा था, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा सा भी लगाना चाहिए कि वो कॉपर है और ये क्या है? कैल्शियम। और जब कॉपर होगा तो कॉपर से कोई चीज जुड़ी होगी तभी उसका रंग हरा हुआ होगा, क्या कैल्शियम से जुड़ने से होगा क्या? नहीं। तो हमेशा याद रखना कॉपर कार्बोनेट और कॉपर क्या है? हाइड्रोक्साइड। इस नीचे, इसके नीचे एग्जाम्पल में ये उदाहरण उतारो, फिर मैं लिखवा दूंगा इस बात को। उतार ली सबने? दोनों के नाम लिख देना, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर। उतार ली सबने? नीचे लिखो एक पॉइंट, नीचे लिखो एक पॉइंट। कॉपर के हरे रंग के लिए, नीचे लिखो, कॉपर के हरे रंग के लिए, कॉपर के हरे रंग के लिए, कॉपर के हरे रंग के लिए जल,
जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों जिम्मेदार होते हैं। जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों जिम्मेदार होते हैं। हाँ, नहीं बैलेंस नहीं करना है ना, ये रिएक्शन को अभी बैलेंस नहीं करना। नीचे लिखो, इसके नीचे लिखना। एक बार एक लाइन को मैं इनको बता, पता नहीं कौन सा लाइन रखे थे, एक सेकंड रुक जा रहे ना। लोहे पर जंग लगने के लिए जल, ऑक्सीजन के आगे क्या बोला था सर? पहली वाली मैंने लिखा ये था भाई साहब कि लोहे पर जंग लगने के लिए जल व ऑक्सीजन दोनों जिम्मेदार होते हैं, ये लाइन थी, है ना। चलो एक बात मैं पहले भी बताता हूं, ऑनलाइन वाले भी कृपया करके इतना करो कि जब आगे चले जाते हैं ना, उसके बाद ये पीछे क्वेश्चन पूछना है ना, इसका एक काम ये है कि आप रह जाते हो ना, तो आप दोबारा वीडियो देखो, उसी में आप उस क्वेश्चन का आंसर देखो। देखो आपको पूछना बड़ा आसान है, लेकिन टीचर को, क्योंकि टीचर के सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो टीचर्स को बार बार डिस्कनेक्ट होना बड़ा आसान काम नहीं है। आपका किसी कमेंट को करना बड़ा आसान है, मैं टीचर जो आगे स्टूडेंट बैठे हैं उनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता अपने आप से ना। तो और या फिर हर किसी का कोई पहले और कोई रह जाएगा बार बार, तो मैं रिपीट नहीं कर सकता है ना। तो कभी कभी मैं ऐसे लाइनों को इग्नोर इसलिए कर जाता हूं कि उनके जो मेरे पास आंसर ही नहीं है, उनके क्या बताऊं आपको, है ना। तो सुनो भाई, नीचे लिखो। लोहे पर मैंने कहा कॉपर के हरे रंग के लिए कितनी चीज जिम्मेदार थी? 3। और एक और पॉइंट लिखो, कॉपर कार्बोनेट व, नीचे एक पॉइंट और लिखो, कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड के, कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण कॉपर का रंग हरा हो जाता है। कॉपर का रंग कैसा हो जाता है? हरा। कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण कॉपर का रंग हरा हो जाता है। कॉपर का रंग कैसा हो जाता है? हरा। ठीक है भाई साहब, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इसी कड़ी में एक और आ जाओ आप। एक और आता है इसी के अंदर एग्जाम्पल, और वो आता है, आपने खूब सुना भी होगा, खूब आया भी एग्जाम में, चांदी का काला रंग। अरे सुना है क्या? हेडिंग डालो, चांदी का काला रंग। चांदी का गैस का प्लाज्मा में बदलना भी भौतिक में ही आता है भाई, है ना। चांदी का काला रंग, इधर देखो भाई साहब, चांदी का काला रंग कैसा है आपको पता होगा। चांदी को लिखते हैं Ag, और ये क्रिया करता है सल्फर के साथ। अरे किसके साथ? और सल्फर, देखो सल्फर कहां से आ गई? वायुमंडल में सल्फर मौजूद है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैस के रूप में। और ये ऐसा करने पर ये बनाता है Ag2S। अरे क्या बनाता है? Ag2S। इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। अरे सिल्वर क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और इस सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण ही चांदी का रंग कैसा होता है? काला। देखो एक बात अच्छी तरह सुन लेना मेरी बात, मैंने क्या बोला? दो तरह के क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया भी है। चांदी के काले रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? सल्फर। ठीक है, या चांदी का काला रंग किसके कारण हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर किसके कारण होता है? सल्फाइड। तो ध्यान रखो, नीचे लिखो, सेम रिएक्शन उतार दो पहले आप इसके नीचे। रिएक्शन उतार दो इसके नीचे। और इसके नीचे लिखना, रिएक्शन उतार के लिख देना, उस लिख देना सिल्वर सल्फाइड नाम। नीचे लिखो इसके अंदर एक पॉइंट, चांदी के काले रंग के लिए, चांदी के काले रंग के लिए सल्फर तत्व जिम्मेदार होता है। चांदी के काले रंग के लिए सल्फर तत्व जिम्मेदार होता है। चांदी के काले रंग के लिए सल्फर तत्व जिम्मेदार होता है।
कौन सा तत्व पूछे तो क्या बोलोगे? सल्फर। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण चांदी का रंग, बनने के कारण चांदी का रंग काला हो जाता है। अरे प्रोडक्ट तो अलग बन गया ना, सिल्वर सल्फाइड, इसलिए हो जाएगा भाई। बनने के कारण चांदी का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है भाई साहब, तो ये भी आपको, यहां मैंने आपको तीन, एक तरह से तीन टॉपिक भी पढ़ाए हैं। यहां कुछ समझ में आ रहा है क्या? और साथ में ये बता दिया कि तीनों बातें परिवर्तन कौन से? रासायन, क्योंकि तीनों के अंदर नया पदार्थ बन रहा है क्या? चलो एक और बात सुनो आप, एक आपने सुना है और वो है फलों का सड़ना। अब मैं यहां दोनों कह सकता हूं, चाहे फलों का सड़ना बोले या सब्जियों का सड़ना बोले, परिवर्तन भौतिक है रासायनिक? अरे यार ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ खुद ही। अगर कोई चीज फल खराब हो रहे हैं, सब्जी खराब हो रहे हैं, तो उसका मतलब उसमें जीवाणु लग रहे हैं, कोई अभिक्रिया हो रही है और कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है। वो डिपेंड करेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि यहां ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपने देखा होगा वो चिप्स आती है आलू की, जो आपको नमकीन की थैली आती है और उसके अंदर चिप्स में नमकीन वगैरह आती है, कुछ भी आती है चीजें, उनको आप बाहर निकाल के रख दीजिए, खराब हो जाएंगी। 2, 4, 5 दिन के बाद उनका स्वाद क्या हो जाएगा? चेंज। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लगे जीवाणु, और जीवाणुओं ने अभिक्रिया करा दी, रासायनिक अभिक्रिया, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया इसके अंदर। लेकिन वही चिप्स जब पैकेटों के अंदर होती है, क्या खराब होती है? क्या जल्दी से खराब नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? और वो नाइट्रोजन गैस यही काम करती है कि वो अभिक्रिया होने देती नहीं है। तो कोई चीज खराब हो रही है तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही, इसलिए फलों का सड़ना या कोई कहे फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। अरे कैसा आता है? रासायनिक, क्योंकि हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। अरे होते हैं पकने के लिए। चलो एक बात सुनो, एक सुनो, एक आया हुआ क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरा रंग, कटे हुए सेब का कैसा रंग? भूरा। चलो एक बात सुनो, यह भी परिवर्तन कैसा है? अरे है क्या नहीं है? है। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, लोहे पर जंग लगना समझाया था क्या? और मैंने कहा भी था भाई साहब कि लोहे पर जंग लगने के लिए पानी जिम्मेदार नहीं होता, ऑक्सीजन भी होना जरूरी। अब दोस्त मेरे क्या हुआ, आपने एक बात सबने सुनी होगी कि सेब के बारे में, कि सेब में आयरन होता है। अरे होता है क्या? और जब सेब कटा हुआ नहीं होता है तो ऊपर छिलके का आवरण होता है, और वो छिलका क्या कर रहा है? उस सेब को ऑक्सीजन के संपर्क में आने दे रहा है क्या? अरे दे रहा है क्या? अब क्या हुआ दोस्त मेरे, जैसे ही किसी चाकू से आपने सेब को काटा, तो आपने चाकू से जब सेब को काटते हो तो उस चाकू के ऊपर पानी आता है क्या? इसका मतलब उस सेब के अंदर पानी तो है। अरे है कि नहीं है? है। और साथ में जैसे ही तुमने सेब को काट दिया तो काटने के बाद वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा क्या? अरे वायुमंडल तो, वायु तो चारों तरफ है, और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर वही काम कर लेगा जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, Fe2O3.XH2O। और ये वही फेरिक ऑक्साइड है, और इसी फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण ही उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा। अरे कैसा हो जाता है? भूरा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इतना आपको कम पता होना चाहिए, होगा। अब ऐसा नहीं है कि पीछे वाले सुधर गए तो तुम इतने मत बिगड़ो, ये उनकी समझदारी है। फिर तुमको भी अगर ऐसे लगना है कि तुम्हारे भी, कभी कभी तुम्हारे हो जाता है, कभी कभी जैसे कभी कभी क्या होता है कि आगे वालों की ज्यादा इज्जत भी किसी को हजम नहीं होती है। ठीक है, तो अगर वो सुधार आया उनमें तो तुम में तो और ज्यादा आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन समय होता है समय। अब इसके बाद कौन सा था ये बीच में ही है 5-7 जने, फिर वो 5-7 ही जाएंगे एक साथ लपेटे में, फिर वो 4 दिन तक फिर वही चक्कर लगाने वाला काम चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, समझा दिया अच्छी तरीके। और अगर जैसे किसी के लग ही रहा है तो तुमको, अपन क्लास में यही काम नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी बार 50 बार कर लो या 100 बार कर लो इस बात को खूब अच्छी तरीके से। तो एक बार फिर 5-7 को नाम लेना ही पड़ेगा। ये मुझे भी पता है किस जगह से आवाज आ रही है, लेकिन अपन ने आराम छोड़ रखा है कि अभी अपन पूरा मौका देते हैं आदमी को। ठीक है ना, बिल्कुल अपना आदमी लास्ट एंड फाइनल, जब आदमी कह ही देता है कि भाई साहब मर नहीं मर तो फिर आ जा। ठीक है, मतलब पहले अपन पूरा मौका, खूब मैंने 3 बार देख चुका हूं इस बात को कि जो कर, मैं ये बता देता हूं कौन है, लेकिन बस मैं इसलिए कि रहने दो,
स्टूडेंट हो, एग्जाम नजदीक है, और मेरी तरफ से मैं दिल से इच्छा रहती है एक भी स्टूडेंट का एक दिन की क्लास खराब नहीं हो, ठीक है। बार फिर वो प्रोसेसिंग में गुजरता है तो वो प्रोसेसिंग का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये है कि किसी को मौका दिए, तुम्हारा जरूरी है तुम्हारे मौके में भी आ जाए नंबर में, तुमको मौका नहीं मिले या नहीं मिले, तो इसलिए अपने दिखाने की जरूरत थोड़ी है, सबको पता है तुम क्या हो। तो उसको क्यों पागलपंती क्यों करते हो, ठीक है। तो कटे हुए सेब के रंग में नहीं, वह बीच वालों को क्या होगा कि इज्जत आवाज नहीं होगी, उनको पता नहीं, पीछे पीछे वाला बोल रहे हैं, अब इनको मन नहीं माना, और इनको बताया सर हम भी तो जान भर है, हमको तो बताओ, ठीक है। तो वो जो कर रहा है अब उनको समझ में आ गई क्या, और देखो आप सुन भी रहा है वो, और उसको दुनिया को पता नहीं पता, उसको तो पता है मैं ही कर रहा था। तो अब उसी से बोला था जब इतनी बातें बोली हैं, ये और कह देता हूं स्पष्ट करके, लिखो अब नीचे, कटे हुए सेब के रंग में परिवर्तन, कटे हुए सेब के रंग में परिवर्तन। हाँ दोनों उतार लो, दोनों उतार, दोनों इसको आप देखो, हाँ इस रिएक्शन को उतारने की जरूरत थोड़ी है, ये आप पहले उतार चुके, समझने के लिए दोनों एग्जांपल उतार लो, है ना, जल्दी से आप। इस रिएक्शन को मत लिखना बार बार, है ना, पहले मैंने आपको एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। एक मुझे बताओ, एक फर्मेंटेशन आता है किण्वन, सुना है क्या, जैसे एल्कोहल का निर्माण होता, फर्मेंटेशन होता है क्या। तो हमेशा ये भी याद रख लेना कि कोई एक और लिख लो एग्जांपल, एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, ये भी जो है वो परिवर्तन कैसा है, रासायनिक। एल्कोहल का निर्माण, तो हमेशा याद रखना एल्कोहल का निर्माण जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है कौन सा, रासायनिक। एक्चुअल में होता कैसे एल्कोहल का निर्माण, एक शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मैं बता देता हूं। आपने सुना होगा एक शर्करा है माल्टोज, अरे पढ़ाया था क्या, ये माल्टोज एक एंजाइम आता है माल्टेज, माल्टेज जो लिख दो, मतलब मैंने गलत बोला है तो ऐसे दो चार माल्टेज, अरे रुक जाओ भाई साहब, माल्टेज नहीं, यहाँ पर एंजाइम आता है जाइमेज, कौन सा आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब एग्जाम का, मेरी बात को अच्छी तरह सुनना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल के निर्माण में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, जाइमेज, और इस माल्टोज से इस जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ही निर्माण होता है अल्कोहल का। अरे किसका होता है, अल्कोहल, नया पदार्थ बना के नहीं बना, इसलिए दिमाग में रखना ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक बने। सर चूना सीमेंट आएंगे बाद में आएंगे ना, अभी लाएंगे अभी रुक जाओ, अभी इतना लिख लो, एक और लिखो अल्कोहल का निर्माण, और रिएक्शन भी लिख देना, है ना, समझने वाली रिएक्शन है। उतार लो इसको, है ना। तो भाई साहब ये आपका एक टॉपिक था जिसका नाम था भौतिक और रासायनिक। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत है क्या, मैंने आपको ये टॉपिक आधा घंटे में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन मैंने हर बात समझाने के लिए नई तरीके से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामों में, और सब तरीके की रिएक्शन वगैरह, और साथ में मैंने कहा था टॉपिक इसलिए मैंने बड़ा किया था, एक 3 शब्द के लिए, लोहे पर जंग लगना, कॉपर का हरा रंग और चांदी का काला, मैंने कहा धातु अधातु वाले चैप्टर में भी आता है ये, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से यही समझा दिया, फिर वहां पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, है ना। तो मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, और एक और बताओ, इस टॉपिक को जबरदस्ती रटने की जरूरत है क्या, घर जाके 10 मिनट पढ़ने की जरूरत है कि एक बार, अब आपने एक बार समझ लिया है, पहला काम है कि जो एग्जाम्पल लिखाए गए उनको तो याद रख ही लो आप, उसके अलावा और एक क्या कह रहा है टॉपिक का मतलब क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए, तो ये दिमाग में रख लो। ये तो था एक अभिक्रिया, टॉपिक का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद वो भी एक वैसे रासायनिक अभिक्रिया में आएगा, वो आगे मैं अपना बताऊंगा ना, चलो रुक जाओ। वो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है, वनस्पति तेल का वनस्पति घी में बदलना, वो अभिक्रिया का नाम होता है हाइड्रोजनीकरण, मैं आगे बताऊंगा ना। चलो अगली अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक का नाम लिखो, और एक नया टॉपिक है भाई साहब, और उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अरे क्या नाम है, हेडिंग डालो सभी लोग,
रासायनिक अभिक्रिया, और इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले भी इस टॉपिक की कुछ गाइडलाइन बता रहा हूं आपको, और सुनना समझना दोस्त मेरे ना, क्या कहता है टॉपिक आपसे। ये टॉपिक भी दोस्त मेरे हाल ही के एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। अभी हाल ही में जो एग्जाम लगी है, देखो जो एग्जाम लगती है उन्हीं का हमको सहारा लेना पड़ता है। जैसे ग्रुप डी की एग्जाम लगी है, बड़ी एग्जाम थी क्योंकि कम से कम सभी एग्जामों को मिला के कम से कम 300-400 क्वेश्चन बन गए। अगर मैं बात करूं क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई, तो मेरी बात को थोड़ा दिमाग में रखना, उस हर एग्जाम के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको रासायनिक अभिक्रिया के मिले थे। एनसीईआरटी के अंदर पहले नंबर के चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अरे क्या नाम है? बड़ा टफ पड़ता है चैप्टर, और उन लोगों के लिए जो लोग इसको समझते नहीं है, उनके लिए अगर वैसे बिना समझे इस टॉपिक चैप्टर को याद किया ही नहीं जा सकता। एक समझ लो, चाहे आप कितने भी लिख के चले जाओ, तुमको ये समाज दिमाग में पल्ले, जब लिखवा भी दूंगा ना, अगर बिना समझे लिखा तो तुमको ये पल्ले ही नहीं पड़ेगी। जैसे तुम्हारे नोट्स है इस चैप्टर के, कोई दूसरा पढ़े भी ना तो उसको भी बात समझ में ही नहीं आ सकती, क्या चाह रहा था, ये क्या है टॉपिक। सिंपल सी बात, यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, पूछेंगे कैसे एग्जाम में, और हमको आंसर देने कैसे। आप ये टॉपिक देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हम कोई भी पढ़े भी ना पहली बार तो कुछ समझ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक है आपको समझ में ही नहीं आएगा पढ़ने से कि क्या पूछेगा इसमें से क्या। ये पूरा समझने का टॉपिक है। अगर खुद देखेगा तो इसमें रिएक्शन देखेंगे तो वो पैसे ही कंफ्यूज आएगा, यार इसमें क्या है। तो दोस्त मेरे रिएक्शन ही रिएक्शन आएंगे इस टॉपिक में, लेकिन वो कोई रिएक्शन रटनी नहीं होती है। इस टॉपिक को एक पढ़ने का एक तरीका होता है, और मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। एक उल्टा ये भी सीधा टॉपिक है, और ऐसा टॉपिक है कि जितना पढ़ाऊं घर जाके पढ़ लो, और नॉर्मली क्लासरूम में याद रह जाएगा 90%। मैं 2, 4, 5, 10 बातें कहूंगा जो रटने की, तो वरना ज्यादातर चीजें तो सब समझने की है, और एक तरीका है जो आपको पता रहना चाहिए। पहले तो टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? रासायनिक अभिक्रिया एक बात यह कहती है दोस्त मेरे कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। एक पदार्थ किसमें? मैंने कहा कभी कोई अभिक्रिया हो रही है तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। एक मैंने लिख दिया ये मैग्नीशियम है Mg। अरे क्या है? सुना है क्या सबने? और इसकी क्रिया मैंने करा दी ऑक्सीजन के साथ। अरे किसके साथ? O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं क्या? इन दोनों ने अभिक्रिया की, और तो ये जो बना है ये बना है MgO। अरे क्या बना है? अभी मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनोगे, जिससे ज्यादा कुछ बातें ना सुननी है ना समझनी है। मैं अपने आप आपको बताऊंगा क्या क्या याद रखना। यहां मैं समझाऊंगा ज्यादा, मैं याद कराने के लिए आपको स्पष्ट रूप से बोलूंगा, और समझने में दिक्कत भी आएगी, यही बात बोल देता हूं आपको। कुछ बातों में जिन लोगों को बिल्कुल टच में नहीं है, टॉपिक से बिल्कुल जानकारी नहीं है उनको, लेकिन मैं आपको लास्ट एंड फाइनल बता दूंगा, चाहे तुम्हारी जानकारी हो या नहीं हो, मैं तुमको बता दूंगा। तुम तो ऐसे याद करके चले जाना और उससे काम चल, लेकिन सुनना जरूर है भाई साहब, है ना, क्योंकि मुझे सबको समझाना होता है, मेरा काम ये होता है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। ये इस तरीके की जब कोई चीज लिखी होती है ना, ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? आपको ऐसी कोई चीज दिखे, जैसे अभी मैंने लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया लिखवाई थी, अरे लिखी थी क्या? ये रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब सुनो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको क्या मतलब है? ये क्या है? ये क्या है? ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं क्या? प्लस ऑक्सीजन। दोनों के अभिक्रिया करने के बाद बन क्या रहा है? मैग्नीशियम। मुझे बताओ, ये कोई एक पदार्थ थे, वो क्या दूसरे पदार्थ में चेंज हुए क्या? यहां तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, और बन क्या गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्योंकि जिन पर ऋण चार्ज होता है ना, उनके लास्ट में आइड लग जाता है, जो सिंगल परमाणु होता है उनके, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अरे क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या नया पदार्थ बना के नहीं बना? जब कभी भी कोई अभिक्रिया होती रहेंगी, जैसे देखो मैं आपको कुछ अभिक्रिया मैंने अभी भी लिखी थी आपको, इधर देख लो। ये दोनों ने अभिक्रिया की, फेरिक ऑक्साइड बना क्या? फिर कोई नया पदार्थ बना के नहीं बना?
तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ऐसे मैंने कहा इसके बाद इसमें भी नया पदार्थ बना कि नहीं बना, बना। कोई भी होती है अभिक्रिया, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही ये होता है कि जब एक पदार्थ आपस में क्रिया करके, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ क्या बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक। चलो एक और बात सुनो, किसी भी अभिक्रिया में ये तीर के निशान के जो इधर लिखे होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अभिकारक। अरे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं या क्रियाकारक बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिया। इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। इनका मतलब होता है अभिकारक का या क्रियाकारक का मतलब है जो क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं अभी यहां बोल ही रहा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया। तब क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो बन रहा है यहां पर तीर के निशान के साथ, यह होता है उत्पाद। अरे क्या होता है? उत्पाद, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अरे क्या बोलते हैं? तो ये हमेशा याद रखना होता है कि अभिक्रिया से इधर बनता है उसको अभिकारक बनते हैं, उधर बनता है उसको क्या बनता है? उत्पाद। कोई ऐसे नहीं पूछेगा आपसे ना, समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूं केवल आपको, मतलब टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ गाइडलाइन बता रहा हूं टॉपिक में क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अब मेरी बात को फिर गौर करके सुनिए आप दोस्त मेरे। किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करके देखना बहुत जरूरी होता है। संतुलित करके क्या होता है? जरूरी हो। क्योंकि हमेशा कहने का मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री के अंदर आपने कोई अभिक्रिया लिखी है तो उसको संतुलित करके लिखना जरूरी होता है, क्योंकि एक नियम आता है दोस्त मेरे। उस नियम का नाम क्या होता है मैं बता देता हूं, क्योंकि हमेशा अभिक्रिया एक नियम का पालन करती है। उस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अरे किसका नियम? मास कंजर्वेशन रूल आता है ना। मास कंजर्वेशन रूल या द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बात कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, ना ही क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? या नष्ट होता है। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है सर? मतलब मास के बारे में ये कह रहा है इस तीर के निशान के इधर की साइड जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही इधर है, दोनों जगह बराबर है, इसलिए द्रव्यमान क्या रहेगा? संरक्षित। इसलिए इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता। इसलिए मैंने अभी भौतिक परिवर्तन में भी एक बात बोली थी कि कभी भी कोई अभिक्रिया हो भी ना तो उसके भौतिक गुणों में चेंज हो सकता है मगर द्रव्यमान में चेंज होता नहीं है। बस द्रव्यमान ऐसा है क्योंकि हमेशा द्रव्यमान तो क्या रहता है? संरक्षित। इसलिए अभिक्रिया को अब द्रव्यमान संरक्षित करने के लिए अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। मतलब जितने इधर परमाणु हो उतने ही उधर हो। अरे सही बात है क्या? 3 लोग इधर है तो 3 ही उधर होने चाहिए। अगर कम है तो इसका मतलब उनका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। कम होगा तो सिंपल सी बात है, सेम यही है। और किसी अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं वो सुनो आप। अभिक्रिया अब जैसे अब की बार ग्रुप डी ने ये काम किया, अब एग्जामिनर कर ही ये रहा है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बना रहा है वैसे। और ये एग्जाम में पढ़ने के तरीके भी अलग होते हैं दोस्त मेरे। जिस एग्जाम में जैसे एलडीसी पढ़ोगे, एलडीसी में फिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस। अब वो चाहता है यार जिसके एग्जाम में 25 से 50 क्वेश्चन आएंगे उसको तुम डायरेक्ट पढ़ के कैसे जा सकते हो। और एग्जामिनर भी चाहता है कि ये कितना टॉपिक पढ़ के गया, मैं इसकी नॉलेज देख लूं। उसने कुछ अभिक्रियाओं को ऐसे पूछा ग्रुप डी में संतुलित है या नहीं ये बताओ अभिक्रिया, और ये देख लो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये खूब मैंने इसलिए कहा भी था लोगों से भाई तुम ध्यान रखना ही अब की बार एग्जाम में ऐसा करे, क्योंकि आजकल क्या कर रहा है वो देखो। पहले क्वेश्चन में आपको बताता हूं, पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे एग्जामों में। वायुयानों के टायरों में भरे जाने वाली गैस, गुब्बारों में, खूब पूछ लिए गुब्बारे बारे, आज भी आते। पहले क्या करता था एग्जामों में 2-2 4-4 क्वेश्चन आते थे साइंस के, तब वो क्या करते थे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आजकल एग्जामिनर चाहता है कि आर्ट्स का हो या साइंस का स्टूडेंट हो उसको नॉलेज है या नहीं, उसके लिए छोटी छोटी चीजें पूछता है। जहां वो गलती कर जाता है लड़का, रटने से काम नहीं चलेगा। इधर देखो, इधर मैग्नीशियम कितना है, अब मैं बता रहा हूं अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। इधर मैग्नीशियम, इधर कितना, अरे है क्या, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, अरे है क्या नहीं है। देखो सुनो, मैं एक बार जिन लोगों को समझ में इधर आ रहा फिर एक बार देख लो, मैं अभिक्रिया संतुलित करना सिखा रहा हूं आपको। ये देखो मैग्नीशियम दिख रहा है क्या, इसमें कुछ जुड़ रहा है क्या आपको? 1 2 4 कुछ नहीं जुड़ रहा ना, तो कितना है ये? इधर भी मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो O होता है लेकिन इसके नीचे 2 है तो कितने हैं? इधर कितना है? 1 है तो इनको 2 करना है क्या? क्या कर दूंगा? अब सुनो, जब किसी अभिक्रिया को संतुलित करना होता है तो जो चीज हमको जोड़ते हैं, ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि ये ऑक्सीजन इसके नीचे 2 कर दें, नहीं, वो जो लिख रहा है उसके सामने रखते हैं, यहां लिख दिया, ठीक है। अब क्या 2 हो गए क्या? लेकिन ये 2 मैग्नीशियम से भी गुणा हो रहा है और ऑक्सीजन से, ये दोनों से हो रहा है क्या? तो इधर मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। अब मैग्नीशियम यहां कितना है? 1, तो यहां भी 2 कर दूं क्या? क्या अभिक्रिया संतुलित है क्या? अब तुम एक बार बता देता हूं तुमको तो ये समस्या ही नहीं है एग्जाम में
कि तुमसे संतुलित तो करवाने बैठेगा नहीं, बैठा करवाता ना तब तो और भी गलती कर सकते, तो जरूरी नहीं है। लेकिन हम तो, अब तो बहुत सुविधा है, हमको तो 4 अभिक्रियाएं लिख के देगा, 4 क्या देगा अभिक्रिया, और उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। हम देख लेंगे भाई, जैसे ये लिख के दे दी, हमने देख लिया, इधर मैग्नीशियम, इधर मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया क्या है, बात समझ। और मैं अभिक्रिया आगे लिखते जाऊंगा तब बताते रहूंगा हर अभिक्रिया में संतुलित है या नहीं। अब मुझे क्या बताओ आपको, इस जैसे ये अभिक्रिया संतुलित की है ना, इस विधि का नाम क्या होता है, जिस विधि से अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, एनसीईआरटी में लिख रखा है ये नाम, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड, कभी भी पूछा जाए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस विधि से संतुलित करते हैं, हिट एंड ट्रायल। ट्रायल यानी होता है कोशिश करना, और हिट करके बार बार देखते रहो। कहने का मतलब वो ये कह रहा है इस विधि का नाम हिट एंड ट्रायल क्यों बोला है। जैसे हमने अभी 2 से इधर देखते रहे, इधर किया, फिर ये नहीं था, फिर इधर और लिख दिया। अगर 2 से नहीं होता तो 3 से करते, 3 से नहीं होता तो 4, जब तक कोशिश करते रहते जब तक अभिक्रिया संतुलित होती नहीं है। तो हमने पहले 2 से हिट किया, 2 से काम नहीं चलता तो 3 से हिट करते, और 3 से नहीं होता तो 4 से। हिट एंड ट्रायल, जब तक हम कोशिश करते रहेंगे जब तक। तो कभी भी पूछा जाए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस विधि से संतुलित करते हैं तो क्या बोलोगे, हिट एंड ट्रायल। और जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहा जाता है। ये सब बात एनसीईआरटी में लिख रही है, कहीं से मैं स्पेशल बात नहीं आ रही, 10th क्लास की बुक में ही देख लेना। अब पढ़ के ही नहीं जाते लोग तो वहीं से गलती होती है, फिर कहते हैं ग्रुप डी में पेपर टाइट है। पेपर टाइट नहीं है यार, तुम पढ़ के ही नहीं गए भाई साहब। लोगों के आप यूट्यूब्स वगैरह में बहुत बार चलता रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो, पेपर ही नहीं आ रहे आजकल। पेपर को उठा के देखोगे ना, अच्छे अच्छे लोगों पे हल नहीं हो सकता वो पेपर। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, कम से कम 300-400 क्वेश्चन है वो तो अब तो आ चुके हैं खूब मार्केट वगैरह में। अब उनको देखो तो अच्छे अच्छे पे हल नहीं हो सकते, और पूछने के तरीके देखोगे तब पता चलेगा कि पेपर आजकल एग्जामों में आते कैसे। तो यही सिंपल सी बात है दोस्त मेरे, कि छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि ऐसी, अब ये चीजें हैं, अब इनको तुम रट लो 50, जरूर थोड़ी यही अभिक्रिया आएगी 50 आ सकती है, कोई सी भी, ये तो नियम है, वो तरीका हमको पता रहना चाहिए। तो मैं कुछ बातें लिखवा देता हूं, वरना डिटेल से तो मैं कल ही बताऊंगा। इसका टॉपिक का नाम लिखो, रासायनिक अभिक्रिया। नीचे लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई साहब, सेम उतार लो इस अभिक्रिया को। अभिक्रिया उतारोगे इसके समझने के लिए, कोई रटना है क्या। मैंने अब तक एक भी बात नहीं बोली आपसे एग्जाम में, आपका मैं हिट एंड ट्रायल बस आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, इसको उतार लो और लिख लो। ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, ये लिख लो नीचे अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया होती है। पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक के बारे में पता तो रहना चाहिए, टॉपिक क्या है और इसका मतलब क्या है। नहीं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक मुझसे कह रहा था सर मुस्कुराते नहीं हो, तो आज मुस्कुरा गया मैं। उतारो क्या उतार ली सबने इतना। नीचे लिखो एक पॉइंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, लिखो एक पॉइंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं? संतुलित। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ऐसी अभिक्रिया जो संतुलित नहीं होती है, ऐसी अभिक्रिया जो संतुलित नहीं होती है, जो संतुलित नहीं होती है, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो संतुलित नहीं होती है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, तो बहुत है आज के लिए। तो ये मैंने रासायनिक अभिक्रिया टाइप बता दिया, कल की क्लास में मैं और डिटेल से बताता हूं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।